मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस का थर्ड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड क्लास में हम लोग जो कर रहे हैं वो पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था टाइम डिस्टेंस स्पीड में से इन तीन वेरिएबल्स में से कोई दो वेरिएबल्स आपको कंप्लीटली दिया था और एक के बारे में पता करना था। वो अगर लेंथ हो तो लेंथ निकालना था, या तो किसी का स्पीड निकालना था, या कंप्लीटली क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना था। बट आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे इनमें से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो लिखा है उसमें, या रिलेटिव स्पीड, इसमें से केवल एक जो है कंप्लीट दिया जाएगा। एक के पार्ट पे हाफ इंफॉर्मेशन है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और एक के बारे में कुछ न कुछ रिलेशन दिया रहेगा, जिससे हमारे पास या तो दो इक्वेशन बनाने के तरीके होंगे या उसमें कुछ जो कॉन्सेप्ट है टाइम डिस्टेंस स्पीड का वो उसको हम लोगों को देखना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं फिर से एक बार थोड़ा आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहता हूं कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में यही बात डिस्कस हो रही थी, क्वेश्चन किए जा रहे थे किस कॉन्सेप्ट पर कि डिस्टेंस कितना चलना पड़ता है कोई ऑब्जेक्ट को क्रॉस किया जाता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो कंप्लीटली क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस चलना पड़ता है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि कोई ट्रेन क्रॉस करिए किसी ऑब्जेक्ट को तो उसे अपनी लेंथ चलना पड़ता है प्लस उस ऑब्जेक्ट का लेंथ चलना पड़ता है जिस ऑब्जेक्ट को वो क्रॉस करी है। अगर ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है या फिर अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डिस्टेंस के पार्ट पर कि वो माइनस हो। हमेशा डिस्टेंस के पार्ट पर दोनों लेंथ जुड़ेंगी। कौन सी? तो एक जो ऑब्जेक्ट क्रॉस कर रहा है उसका लेंथ प्लस वो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है उसका लेंथ, ये हमेशा जुड़ेंगे। डायरेक्शन का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायरेक्शन का फर्क कहां पड़ता है ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उससे पहली क्लास में तो डिटेल इसी पर डिस्कस किया था कि अगर रिलेटिव स्पीड की बात की जाएगी तो वहां पर आपका डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। और रिलेटिव स्पीड में अगर हम बात करें अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होती है दोनों स्पीड का सम और सेम डायरेक्शन में दोनों स्पीड का डिफरेंस। एक और पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्पीड किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 5/18, एंड अगर स्पीड मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 18/5। और इसमें अगर रटना हो या जो भी आपको समझना चाहें, जैसे अगर हम किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर छोटा यूनिट है, तो अगर मीटर में जा रहे हैं तो 5 ऊपर रहेगा स्मॉल वाला। अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर्स में जा रहे हैं मतलब हम बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, किलोमीटर एक रटने के लिए एक तरीका है कि एक बड़ी छोटी वैल्यू मीटर से किलोमीटर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा 5 और 18 में 18 ऊपर रहेगा। तो जैसे भी आपको सुटेबल हो, हमें तो लगता है कि ये सब रटने से बेहतर है कि आपके दिमाग में ये 5/18 18/5 कब कैसे करते हैं वो आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए, रटने के पीछे नहीं भागना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आते हैं, जैसे हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, ये बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए बाकी क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है मैं आपको यहां पर बताऊंगा। एक बेसिक तरीका जो कि हम लोग बचपन से या फिर बड़े होने के बाद हम लोगों को अगर डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता था तो लिखते आते थे कि ट्रेन का लेंथ मान लिया या प्लेटफॉर्म का लेंथ मान लिया, तो एक पार्ट वो होगा। दूसरा पार्ट अगर उसको ना भी लिखें तो किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आसानी से दिया जा सकता है, दोनों पार्ट हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, दोनों तरीके सीखते हुए चलेंगे। तो पहले तो मैं बताऊंगा एकदम बेसिक चीजें कि नहीं किस तरीके से आपको सोचना है, जो पहले करते आए हैं उस तरीके से, और फिर कॉम्पिटिटिव पार्ट में किस तरीके से सोचना है उसको हम लोगों को यहां देखना है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कहा जा रहा है कि दो ट्रेनें हैं, 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, takes 18 seconds and 12 seconds to cross a pole. In how much time they will cross each other? अब यहां पर बात की जा रही है, हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं तो कहा जा रहा है कि दो बराबर लंबाई की ट्रेनें हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। वो एक इलेक्ट्रिक पोल को, या यहां तो कुछ इलेक्ट्रिक पोल नहीं दिया है, डायरेक्टली पोल दिया है। वो ट्रेनें जो है, एक ट्रेन पोल को क्रॉस करती है 18 सेकंड में, दूसरी ट्रेन भी पोल को क्रॉस करती है 12 सेकंड में। तो बोला जा रहा है कि अगर वो दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चलें तो कितना समय लगेगा वो एक दूसरे को क्रॉस करें तो कितना समय लगेगा। तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें पूछा क्या जा रहा है यहां पर, तो हमसे यहां पर पूछा जा रहा है कि टाइम कितना लगेगा। अगर दो ट्रेनें चलती हैं तो कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी, तो हमारा यहां पर फॉर्मूला बनेगा टाइम निकालने का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो जब दो ट्रेनें क्रॉस करेगी तो दोनों ट्रेनों का लेंथ चाहिए, जो कि एक भी ट्रेन का लेंथ हमें नहीं दिया है। दूसरा पॉइंट की रिलेटिव स्पीड चाहिए, क्योंकि दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन से चल रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड के लिए दोनों का स्पीड चाहिए, जाकि जिसे हम रिलेटिव स्पीड फाइंड कर सकें। दोनों की स्पीड नहीं पता होगी तो हम रिलेटिव स्पीड नहीं फाइंड कर पाएंगे। यहां पर स्पीड का भी नामो निशान नहीं है, तो हमें इन कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए कैसे बेसिक तरीके से करना है पहले ये देखते हैं, फिर उसको डायरेक्टली कैसे करना है ये सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे बोला गया है दो ट्रेनें चल रही हैं जो कि बराबर लेंथ की है, तो हमें ट्रेनों की लेंथ नहीं पता, तो हम तो पहले स्टार्ट करेंगे कि अगर ट्रेनों की लेंथ नहीं पता, दो ट्रेनें हैं तो दोनों ट्रेनों की लेंथ कुछ न कुछ मान लिया जाए। अगर दो ट्रेनें हैं, दोनों ट्रेनों की लेंथ मानेंगे, दोनों की लेंथ इक्वल है, तो हमने जैसे कि पहले करते आए थे कि मान लिया कि पहली ट्रेन की लेंथ थी x मीटर, दूसरे ट्रेन की लेंथ भी इक्वल की बात की जा रही है, यानी दूसरी ट्रेन की भी लेंथ होगी x मीटर। अब अगर ये दोनों ट्रेनें क्रॉस कर रहे हैं, किसको क्रॉस करें? एक पोल को। अब दोनों ट्रेनें पोल को क्रॉस कर रही हैं, तो पोल को क्रॉस करेगी तो पहली वाली ट्रेन का स्पीड अगर मुझे निकालना होगा तो मेरे को यही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि अगर पहली वाली ट्रेन ने क्रॉस किया पोल को तो कितना चली? अपनी लेंथ, प्लस और कितना चली? तो पहली वाली ट्रेन ने पोल को क्रॉस किया था, पोल की लेंथ हमेशा जीरो मानी जाती है, यानी ट्रेन को केवल खुद का लेंथ चलना पड़ेगा, उसमें पोल की लेंथ जीरो, कोई मतलब ही नहीं है। तो ट्रेन अगर पहली वाली चल रही थी तो पहली वाली ट्रेन ने पोल को क्रॉस किया, यानी अपनी लेंथ चली, और कितने समय में क्रॉस किया है? तो देखा गया है 18 सेकेंड में क्रॉस किया है। 18 सेकेंड में अगर अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करती है तो स्पीड क्या होगी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहली वाली ट्रेन का स्पीड आ गया। दूसरी ट्रेन का अगर हम स्पीड निकालें तो दूसरी ट्रेन का भी स्पीड आप यहां से निकाल सकते हैं। दूसरी ट्रेन का स्पीड होगा, दूसरी ट्रेन ने भी पोल को क्रॉस किया था, यानी कितना चली थी? x मीटर, और कितने समय में क्रॉस किया था? तो दिया गया कि 12 सेकेंड में क्रॉस किया है। 12 सेकेंड में क्रॉस किया पोल को, तो खुद की लेंथ को 12 सेकेंड में क्रॉस किया। स्पीड आ गई दूसरी ट्रेन की, वो आ गई आपकी स्पीड x/12। अब अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें तो कितना समय लगेगा? अगर हमें यह फाइंड करना है तो जब दो ट्रेनें क्रॉस करेंगी तो दोनों का लेंथ जुड़ेगा, वो डिस्टेंस होगा जो कि रिलेटिव स्पीड से कवर किया जाएगा। तो दोनों का लेंथ हो जाएगा x + x, 2x डिवाइडेड बाई आपका रिलेटिव स्पीड आएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए रिलेटिव स्पीड आएगा, दोनों स्पीड का सम x/12 + x/18। अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने से रिजल्ट आता है। अगर आप इसको सॉल्व करें ना तो एक फॉर्मूला भी बनता है, अगर आप ठीक ढंग से इसको सॉल्व करके देखें तो अगर आप फॉर्मूला देखें तो 2 × T1 × T2 अपॉन T1 ± T2, ये आपका फॉर्मूला बनता है। अगर इस फॉर्मूले के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको लगता है कि नहीं आप बना पा रहे हो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आप कमेंट बॉक्स में आप लिख देना कि नहीं मेरे को नहीं समझ में आया कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। अगर हम इसको आज सॉल्व करें तो अगर सॉल्व करें तो हम डायरेक्टली कहते हैं कि चलो इसमें से x तो हो गया या फिर x कॉमन ले लिया, x ऊपर से कॉमन लिया तो x अगर ऊपर से कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 2, और अगर हम नीचे से अगर x की वैल्यू कॉमन लेते तो बचेगा 1/12 + 1/18। यहां पर x से x कैंसिल, अगर हम सॉल्व करें तो अगर बचपन से सीखा हुआ है, अगर हमें एलसीएम नहीं लेना है तो ये फॉर्मूला यहीं से बन रहा है, फिर भी आप देख लेना। 18 × 1 18 और 12 × 1 12, यानी ऊपर तो 2 रहेगा लेकिन नीचे आएगा 18 + 12 डिवाइडेड बाई 12 × 18, जो कि अगर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो वो ऊपर चले जाएगा 12 × 18। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट अगर देखें तो फाइनल रिजल्ट कितना आ रहा है? तो 2 × 12 × 18 डिवाइडेड बाई 30। अगर हम इसको कैंसिल करें तो कैंसिल करने पर आपका आता है 6265, दैट विल बी 2 × 2 × 18 72/5। आंसर आ गया 14.4 सेकेंड। एक तो तरीका ये रहा जिसमें आपका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो आपने देखा, अगर हम इसी क्वेश्चन में दूसरे तरीके का यूज करें, मैंने एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया। अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं यहां से रिलेट करके दिखा दे रहा हूं कि यही पार्ट आपका यूज हुआ है। क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, यहां से आप खुद देख लीजिए कि ये डायरेक्टली आपका क्वेश्चन कहा गया है कि मतलब यहां से रिलेट होकर कि ये फॉर्मूला बनता है। अगर हम बात करें अपोजिट डायरेक्शन तो प्लस आएगा यहां पर, इसलिए यहां पर प्लस है, और अगर सेम डायरेक्शन की बात करते तो यहां पर माइनस आता, दोनों स्पीड का डिफरेंस, तो यहां पर माइनस आता। तो ये आपका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है कि चलो इस क्वेश्चन को किस तरीके से बेसिक तरीके से किया जाएगा। तो ये आपने देखा कि बेसिक तरीका अप्लाई करने में कितनी लंबी कहानी आपको
सॉल्व करने में लग गया लंबा टाइम। अगर मैं इसी को करूं, मैं डायरेक्टली की बात करूं, इसको भी नहीं अप्लाई करूं, या तो आप इसको अप्लाई करना, आंसर तो आ ही जाएगा, आप देख लेना। अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 18 इंटू 12 अपान अपोजिट डायरेक्शन है तो 18 प्लस 12, रीजन मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को बात करता हूं कि थोड़ा सा अलग तरीके से करता हूं, थोड़ा सा अलग तरीके से करने का मतलब है कि अगर हमें दोनों की लेंथ मानना है और आपने देखा कि दोनों की लेंथ x माना था, वो कैंसिल हो गया था। अगर वो कैंसिल हो गया था तो दोनों की लेंथ अगर मानना ही है तो हम कुछ अच्छा मानेंगे। अब कुछ अच्छा मानने का मतलब कि हम इस तरीके का मानेंगे कि हमें ये फ्रैक्शन न दिखाई दे, हमें वेरिएबल्स न दिखाई दे, हमें इंटीजर में वैल्यू दिखाई दे, ताकि कैलकुलेशन में हमें आसानी हो। जैसे अगर हम कहते हैं कि पहले वाले के स्पीड अगर हम x मानते हैं तो स्पीड आ रहा था x/18, अगर हम लेंथ मानते हैं x दूसरे का भी, क्योंकि पहले का x माना है तो दूसरे का भी x मानेंगे तो वो आएगा x/12। तो यहां पर x की जगह हम क्यों ना एक ऐसी वैल्यू माने जो 18 और 12 दोनों से डिविजिबल हो, जिससे हमारी जो स्पीड आए वो वैल्यू हमारी स्पीड की वो इंटीजर में आए। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि हमें इनका जो लेंथ है ना इक्वल जो मानना, वो ऐसी संख्या मानना चाहिए हमें कि जो कि 18 और 12 से दोनों से डिविजिबल हो, ताकि हमारी कैलकुलेशन बड़ी आसानी हो जाए। जैसे अगर हम बात करें कि दोनों की लेंथ हम ऐसी मानेंगे, दोनों की लेंथ बराबर है, तो ऐसी संख्या जो दोनों के दिए गए टाइम क्रॉस करने में दिए लगे हुए टाइम का मल्टीपल हो, यानी एक ऐसी संख्या जो 18 और 12 दोनों से डिविजिबल हो। 18 और 12 से डिविजिबल होने वाली सबसे छोटी संख्या अगर हमें फाइंड करनी है, मतलब सिंपल लॉजिक है, हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा हूं। 18 और 12 का अगर एलसीएम देखें तो जो ऐसी संख्या सबसे छोटी जो 18 और 12 से डिवाइड होती है वो 36 आती है। तो पहली ट्रेन का लेंथ मैंने 36 माना, दूसरी ट्रेन का लेंथ भी उतना ही है तो उसको भी 36 माना। तो अगर हम कहें कि स्पीड क्या आएगी, तो अगर हम 36 मीटर अगर लेंथ मानते, 18 सेकेंड में क्रॉस किया था, तो पहले वाले ट्रेन की स्पीड आ गई 2 मीटर में माना है, सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे वाली ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस वो भी 36 ही चलेगी। दोनों केस में 36 ही क्यों चलना है, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में कि दोनों केस में ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही है। अब दोनों केस में ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही है, यानी दोनों केस में पोल को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ चलेगी, यानी 36 पहले केस में भी चलेगी, दूसरे केस में भी 36 चलेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पोल की लेंथ हमेशा मान के क्या चलते हैं, 0। अगर हम देखें दूसरे ट्रेन की स्पीड, तो वो भी पोल को क्रॉस किया, 36 मीटर उसका लेंथ है, तो पोल को क्रॉस करेगी 36 मीटर चलेगी। कितने समय में क्रॉस किया था, 12 सेकेंड में, तो दूसरे ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस कवर किया 36, कितने सेकेंड में, 12, तो स्पीड आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर में माना है और सेकेंड में तो मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड। अब बोला जा रहा है कि बताइए जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करें तो कितने समय में क्रॉस कर जाएंगे। तो हम यहां पर डायरेक्टली कह सकते हैं कि जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेंगी, तो डायरेक्शन कोई भी हो डिस्टेंस के पार्ट पर, तो हमें पता है कि दोनों ट्रेनों की लेंथ जुड़ेगी, दैट विल बी 72। अगर दोनों ट्रेनों की लेंथ जोड़े तो 36 प्लस 36 72। अगर वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती है तो कितना चलना पड़ेगा, मानने के अकॉर्डिंग 72, और मानने के अकॉर्डिंग जब वो 72 डिस्टेंस चलना पड़ा, किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड होगी, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए दोनों स्पीड का सम दैट विल बी 5। और आपका यहां से आंसर आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 5 14.4, ये आपका आ गया 14.4 सेकेंड। ये आपका आ गया आंसर। ये आपका क्या है कि इसमें x मानने से बचने के लिए, मतलब आपको बड़ी कैलकुलेशन से बचने के लिए x नहीं मानना है और x नहीं मानना है, तो क्या मानना है, कुछ अच्छी सी वैल्यू जिससे रिजल्ट आपका क्या है, इंटीजर आए। और रिजल्ट इंटीजर आएगा यहां पर, तो जो फाइनल रिजल्ट निकालेंगे तो हमें बड़ी आसानी होगी कैलकुलेशन में। मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मैंने कहा कि लेंथ जो ट्रेन की माननी है, दोनों की लेंथ इक्वल माननी है। पहली वाली ट्रेन ने क्रॉस किया था किसी ऑब्जेक्ट को, किस ऑब्जेक्ट को, पोल को। पहली वाली केस ट्रेन ने क्रॉस किया पोल को, तो अपनी लेंथ चली प्लस पोल की लेंथ 0। दूसरी वाली ट्रेन ने भी पोल को क्रॉस किया तो अपनी लेंथ चली प्लस पोल की लेंथ 0। दोनों केस में ट्रेनें खुद की लेंथ चल रही हैं और दोनों ट्रेनों की लेंथ इक्वल है। तो हमें स्पीड इंटीजर में चाहिए, तो हमें एक ऐसी संख्या मानना होगा जिससे हमारा स्पीड इंटीजर में आए। अगर हम पहले ट्रेन का स्पीड 36 पहली ट्रेन का लेंथ 36 मानते हैं, दूसरी ट्रेन का भी लेंथ 36 मानते। क्यों माना? क्योंकि हमारा जो लेंथ कवर किया जाएगा वो ट्रेन का ही केवल लेंथ होगा, पोल का लेंथ होता नहीं है। तो ट्रेन का लेंथ m में ऐसा मानूंगा जो कि 18 और 12 दोनों से डिविजिबल हो, ताकि दोनों की स्पीड इंटीजर में आए। तो अगर हमने पहली ट्रेन का लेंथ 36 माना है और अगर उसने क्रॉस किया है कितने सेकेंड में, 18 सेकेंड में, पोल को, यानी खुद की लेंथ चली 18 सेकेंड में, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई, क्योंकि मैंने मीटर में माना है इसको।
अब दूसरी ट्रेन का अगर हम देखें, दूसरी ट्रेन की भी लेंथ उतना ही है, तो उसको भी मैंने 36 माना था और कितने समय में क्रॉस किया था पोल को क्रॉस करेगी तो खुद की लेंथ चलेगी, कितने समय में क्रॉस किया था 12 सेकेंड में, यानी दूसरी ट्रेन की भी स्पीड आ गई 12 से डिवाइड किया 3 मीटर पर सेकेंड। अगर अब आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ट्रेनें अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी, तो दोनों ट्रेनें अगर क्रॉस करेंगी तो दोनों ट्रेनों का लेंथ जुड़ेगा, यानी 36 प्लस 36 72 और डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड होगा 2 प्लस 3 5, दैट विल बी 14.4 आपका टाइम आ गया सेकेंड में। इतना सेकेंड लगेगा दोनों ट्रेनें अगर एक दूसरे को क्रॉस करें तो। अब अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैंने एक टाइप के बनाए हैं, तो मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह या तो ये मेथड यूज करूंगा या फिर मैं डायरेक्टली कहूंगा कि मेरा टाइम निकालने का फॉर्मूला जो बनेगा, जो मैंने अभी दिखाया था 2 इंटू T1 इंटू T2 अपान T1 प्लस माइनस T2, ये मैंने बताया था। तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करके आपको दिखाऊंगा, या तो आप इसको करिए या डायरेक्टली इसको करिए, आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो लिखा गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टेक्स 16 सेकेंड एंड 24 सेकेंड to cross a pole, in how much time they will cross each other। इस क्वेश्चन में बात करें कि दो ट्रेनें हैं, दोनों ट्रेनों की लंबाई बराबर है और ये दोनों ट्रेनें भी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। पहली बार एक ट्रेन ने क्रॉस करने में लिया है पोल को 16 सेकेंड, दूसरी ट्रेन ने क्रॉस करने में पोल को टाइम कितना लिया 24 सेकेंड। अब बोला जा रहा है कि अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करें और अपोजिट डायरेक्शन में चलें, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में से अगर चलते हुए एक दूसरे को क्रॉस करें तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो मैं तो पूरा डिटेल अब इस बार क्वेश्चन में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, इस बार डायरेक्टली देखो। अब अगर आपसे बोला जा रहा है मैं इसको भी बताऊंगा इसको भी बताऊंगा, तो आप पहले इस वाले कंडीशन को देखो कि ट्रेनों की लेंथ इक्वल है, तो ट्रेनों की लेंथ हमें इक्वल अगर मानना है तो जो ये मानेंगे वही ये मानेंगे। दूसरा पॉइंट कि ट्रेन किसको क्रॉस करे, पोल को क्रॉस करे, यानी अगर पहली ट्रेन ने पोल को क्रॉस किया, दूसरी ट्रेन ने पोल को क्रॉस किया, दोनों ट्रेनों ने पोल को क्रॉस किया, तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रेनों को खुद का लेंथ चलना पड़ा, क्योंकि पोल की लेंथ हमेशा 0 मानते हैं। तो दोनों ट्रेनों की लेंथ ऐसी संख्या मानेंगे जो कि 16 एंड 24 दोनों से डिविजिबल हो, ताकि उनकी स्पीड इंटीजर में आए। तो 16 एंड 24 दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या, क्योंकि जितना भी ट्रेन का लेंथ मानेंगे उसको डिवाइड करेंगे 16 से, जितना भी ट्रेन का लेंथ मानेंगे उसको डिवाइड करेंगे 24 से स्पीड निकालने के लिए। तो हमें एक ऐसी संख्या लेंथ उनकी चाहिए जो कि 16 एंड 24 दोनों से डिविजिबल हो और एक छोटी से छोटी वैल्यू हो, तो ऐसी संख्या जो 16 एंड 24 दोनों का मल्टीपल हो, कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि हम आप फाइंड करेंगे 48 एलसीएम। 16 एंड 24 दोनों से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या इनका एलसीएम 48। पहले का लेंथ माना तो दूसरे का लेंथ भी माना 48। अगर 48 पहले का लेंथ माना तो दूसरे का लेंथ भी 48। अगर हम कहें कि पहले वाले की स्पीड, तो उसने पोल को क्रॉस किया यानी खुद की लेंथ चली है 16 सेकेंड में, तो स्पीड आ गई 3। दूसरे की स्पीड निकालें तो उसने भी पोल को क्रॉस किया तो केवल खुद की लेंथ चलेगी, और खुद की लेंथ 24 सेकेंड में क्रॉस किया तो दूसरे की स्पीड आ गई 2। अगर कहा जाए कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस कर लेंगी और अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए, तो डायरेक्शन कोई भी हो, डिस्टेंस तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, यानी टोटल कितना चलना पड़ेगा 96। और कितना स्पीड होगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड होगा अपोजिट डायरेक्शन में आपका दोनों स्पीड का सम 3 + 2 5, और आंसर आपका आ जाएगा 5 से डिवाइड करें 1, आपका डिवाइड करें तो 5 1 9 19.2, ये आपका 19.2 सेकेंड में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर हम यही कहें कि नहीं बेसिक वाले तरीके से जो कर रहे थे, तो बेसिक वाले में लास्ट स्टेप जाएंगे, पूरा बार बार नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है कि पूरी लंबी कहानी की जाए। अगर हम कहेंगे टाइम कितना समय लगेगा, तो अगर ऐसा केस हो, कंडीशन कि दोनों ट्रेनों का लेंथ इक्वल हो और वो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करें जिसमें कोई लेंथ ना हो और कोई स्पीड ना हो, तब डायरेक्टली आप फॉर्मूला ये लिख सकते हैं 2 इंटू दोनों टाइम T1 इंटू T2 यानी 16 इंटू 24 डिवाइडेड बाई, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है यानी दोनों का सम 16 + 24, और ये आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 16 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 16 + 24 40। अगर मैं डिवाइड करूं 8 से, अगर 8 से डिवाइड करूं तो 3 टाइम्स एंड 8 से 5 टाइम्स,
और अगर हम देखें तो 16 इंटू 3 48 प्लस 2 16 इंटू 3 48 इंटू 2 96/5 और ये आपका आंसर फिर से वही रिजल्ट आ गया 19.2 सेकेंड। ये आप चाहे आप इस तरीके से करो या इस तरीके से, लेकिन वो x वाला तरीका जो था कि x मान के किया था वो आपको देखने के लिए समझने के लिए था। बट क्वेश्चन में मैं तो अप्लाई या तो ये तरीका अप्लाई करने की बात करूंगा या फिर ये तरीके के लिए आपको एकदम कंफर्म होना चाहिए कि दोनों ट्रेनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए और ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना चाहिए जिस ऑब्जेक्ट में कोई लेंथ ना हो और उसमें कोई स्पीड ना हो, नहीं तो वहां पर डायरेक्शन का फर्क पड़ने लगेगा। तो फिलहाल आपका आंसर आ गया 19.2। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, इसी तरीके का क्वेश्चन कुछ ऐसे है। तो मैं फिर से एक्स वाई जेड ऐसा कुछ ना मान करके मैं डायरेक्टली करने की बात करूंगा। आप भी ट्राई करिए कि ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली करो। बेसिक मैंने एक बार बता दिया कि नहीं इस तरीके से होगा, बट डायरेक्टली क्रॉस मतलब डायरेक्टली क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ये डायरेक्टली करने का तरीका क्या होगा कि आपको जो इस तरीके से सोचना समझना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम ऐसी वैल्यू मान रहे हैं जो कि इंटीजर दे हमें स्पीड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। इस केस में आपको दे दिया गया कि सेम डायरेक्शन में चलिए। टेक्स 40 सेकेंड एंड 24 सेकेंड टू क्रॉस ए पोल, इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। अब यहां पर बात की जा रही है कि दो ट्रेनें जो कि बराबर लंबाई की हैं वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। एक ने क्रॉस किया पोल को और पोल को क्रॉस करने में 40 सेकेंड लगाया, 40 सेकेंड 40 सेकेंड लगाया। दूसरे को टाइम जो लगाया वो 24 सेकेंड लगाया। तो बोला जा रहा है कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाने हैं तो एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस कर जाएंगे। तो यहां पर डायरेक्शन को देख करके डरने की जरूरत नहीं कि डायरेक्शन बदल गया तो कहानी बदल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पर फिर से देखिए दोनों ट्रेनों की लेंथ इक्वल है और ये फिर से बात कर रहे हैं कि अब किसको क्रॉस कर रही है, पोल को क्रॉस कर रही हैं। पोल की लेंथ 0, यानी दोनों ट्रेनों को खुद की लेंथ चलना पड़ेगा अगर वो पोल को क्रॉस करती है। तो स्पीड निकालना है तो स्पीड हमें निकालने के लिए डिस्टेंस को डिवाइड करना पड़ेगा टाइम से। 40 सेकेंड में पोल को क्रॉस किया था यानी खुद की लेंथ चली थी 40 सेकेंड में, और 24 सेकेंड में दूसरी ट्रेन ने क्रॉस किया था पोल को, तो वो भी पोल को क्रॉस करी, मतलब खुद की लेंथ चली। यानी दोनों केस में ट्रेन का लेंथ ही चलना पड़ेगा। तो ऐसी संख्या हम मानते हैं, अगर मुझे स्पीड निकालना है पहली वाली ट्रेन का, तो जो चलेगी डिस्टेंस उसको डिवाइड करेंगे, टाइम दिया गया 40 सेकेंड में क्रॉस किया था। इस केस में इसका स्पीड निकलेगा तो ये भी आपका बोला गया 24 सेकेंड में क्रॉस किया था, तो 24 से डिवाइड करेंगे जितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा क्रॉस करने में। और मुझे पता है यहां पर जो दिया गया है और आपको भी पता है कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पोल का लेंथ 0 होता है, यानी दोनों केस में ट्रेन को खुद का लेंथ चलना पड़ेगा। तो हमें ऐसी संख्या ट्रेन का लेंथ मानना है जो कि इस दिए गए टाइम से डिविजिबल हो, ताकि जब हम स्पीड निकालें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका रिजल्ट दे इंटीजर, डिस्टेंस अपॉन टाइम रिजल्ट दे इंटीजर। तो ऐसी संख्या जो 40 और 24 दोनों से डिविजिबल हो, इसका एलसीएम, और वो कौन सी संख्या है 24 एंड 40 से डिविजिबल, तो 120। वो आप थोड़ा सा एलसीएम जब पढ़ेंगे कभी तो सीख लेंगे, बट थोड़ा बहुत तो आपको आता होगा, वो आप देखिए कि 40 और 24 दोनों से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या। जरूरी नहीं कि वो एलसीएम ही हो, जरूरी है कि डिविजिबल हो ताकि रिजल्ट आपका इंटीजर में। नहीं भी डिविजिबल होगा तो भी आंसर आएगा, बस कंडीशन ये है कि अगर मैं कहूं कि 99 मान लो तो 99 पर भी आंसर आएगा, बट फायदा ही क्या हुआ, 99/40 रिजल्ट आपका इंटीजर नहीं आएगा। इसलिए ऐसी संख्या मानना है जो 40 और 24, तो 40 एंड 24 दोनों से डिविजिबल हो, तो वो है आपका संख्या 120, और दोनों की लेंथ इक्वल है यानी 120 एंड 120। अगर हम पहली ट्रेन की लेंथ निकालें तो 120 डिस्टेंस कवर किया उसने अपनी लेंथ, पोल को क्रॉस करिए मतलब खुद की लेंथ चलेगी, पोल की लेंथ 0, तो 120 मीटर लेंथ कवर किया, मैंने मीटर में माना है, तो 120 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया 40 सेकेंड में, स्पीड आ गई 3। और अगर हम बात करें कि दूसरी ट्रेन ने पोल को क्रॉस किया तो वो भी खुद की लेंथ चलेगी क्योंकि पोल की लेंथ 0, तो उसने 120 अपनी लेंथ कवर किया 24 सेकेंड में, तो इस ट्रेन की स्पीड आ गई 120 डिवाइडेड बाई 24 5। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि दोनों ट्रेनें अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो कितने समय में क्रॉस कर लेंगी, मैं बार बार कहता हूं और बार बार कहता रहूंगा, ध्यान इस बात का रखना कि डिस्टेंस के पार्ट पर डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस चलेंगे दोनों का लेंथ जुड़ेगा, दैट विल बी 120 प्लस 120 240, बट आपका डायरेक्शन का फर्क पड़ता है रिलेटिव स्पीड में। रिलेटिव स्पीड आएगा दोनों स्पीड का डिफरेंस, सॉरी ये 240 है, और रिलेटिव स्पीड आएगा दोनों स्पीड का डिफरेंस आ रहा है 2, यानी ये आपका आंसर आ गया 120 सेकेंड।
ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कितना समय लगेगा? 120 सेकेंड। माइनस किया क्योंकि डायरेक्शन आपका इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को फॉर्मूला जो मैंने बताया था कि जो कंडीशन है कि दोनों ट्रेनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए और ऐसे ऑब्जेक्ट को स्पेशली पोल को क्रॉस करने का टाइम दिया गया हो कितने समय में क्रॉस करती हैं दोनों, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर्मूला 2 इंटू T1 इंटू T2 अपान T1 प्लस माइनस मैंने बोला था तो सेम डायरेक्शन है तो यहां पर आ जाएगा माइनस T2 और T1 और T2 कितना है क्रॉस करने का टाइम? एक है 40 एक है 24। यहां पर भी आपका आ जाएगा 40 एंड 24। अगर ऊपर देखें तो आ गया 2 इंटू 40 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 24 दैट विल बी 16। अगर 8 से डिवाइड करें तो 5, 8 से 2 और 2 से कैंसिल 2, 24 इंटू 5 इज इक्वल टू, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका 120 सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। जो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे तो आप या तो इस तरीके को अप्लाई करो या इस तरीके को, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं आपका वही बेहतर तरीका है जो एक्स मान करके है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आप कॉम्पिटिटिव पार्ट पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहां पर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि कैलकुलेशन बड़ी आसानी से हो। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये स्पीड थोड़ा सा आप अपनी बढ़ा लीजिए क्योंकि कोई मतलब नहीं है कि ज्यादा टाइम वेस्ट किया जाए यहां पर। तो अब आप आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार आप स्क्रीन पर दिया गया उसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें मेरे साथ। A good train and a passenger train are running on parallel track in the same direction. The driver of the good train observed that the passenger train coming from behind overtake and crossed his train completely in 63 seconds. Whereas a passenger on the passenger train marks that he crossed the goods train in 42 seconds. Find the ratio of their length. दोनों ट्रेनों की लंबाई का आपको अनुपात बताना है कि दोनों ट्रेनों की लंबाई का अनुपात क्या है। अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा बेसिक तरीके से बताऊंगा, फिर एक बार मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि क्या कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। 4 क्वेश्चन हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चन थोड़ा सा सेम टाइम के हैं और 2 थोड़ा सा डिफरेंट तरीके के होंगे जिसमें स्पीड का रेशियो दिया जाएगा। बट इस क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर आपने पढ़ लिया हो तो मैं थोड़ा सा एक बार और हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं, तब तक आप कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए कि आपसे होता है कि नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक जो है मालगाड़ी, गुड ट्रेन मालगाड़ी है और एक यात्री गाड़ी है पैसेंजर ट्रेन, जो कि पैरेलल ट्रैक पे चल रही है और सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो जो गुड ट्रेन मतलब जो मालगाड़ी का ड्राइवर है वो देख रहा है कि पीछे से आ रही पैसेंजर ट्रेन पहले उसको ओवरटेक करती है। ओवरटेक करती है मतलब उसके पिछले हिस्से से क्रॉस करना स्टार्ट करती है, उस ट्रेन को पूरा क्रॉस करती है। प्लस जो पैसेंजर ट्रेन है उसका पिछला हिस्सा उसके सामने जाता है, यानी पैसेंजर ट्रेन का खुद का लेंथ। तो वो अगर पैसेंजर ट्रेन गुड ट्रेन को क्रॉस करे, ड्राइवर को देख रहा है कि वो पहले ओवरटेक करती है उसकी ट्रेन को और फिर उसके बाद क्रॉस कर जाती है। मतलब कंप्लीटली क्रॉस करने का मतलब कि जो पैसेंजर ट्रेन का पिछला हिस्सा है वो मालगाड़ी के पिछले हिस्से के पास पहुंचता है, उससे जैसे आगे निकलेगा वो क्रॉस हो चुकी है। तो अब अगर बोला जाए कि कितना टाइम लिया था इस कंडीशन को फॉलो करने में, तो आप देख सकते हैं पहले तो कंडीशन ये देखो कि अगर पैसेंजर ट्रेन क्रॉस करिए, पहले ओवरटेक किया फिर क्रॉस किया तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ा। तो पैसेंजर ट्रेन को यहां पर चलना कितना पड़ा है क्रॉस करने में, रिलेटिव स्पीड से चलना तो ज्यादा पड़ेगा लेकिन रिलेटिव स्पीड से बात करें, जैसे हम बात करें कि पैसेंजर ट्रेन क्रॉस करिए, पैसेंजर ट्रेन क्रॉस करिए गुड्स ट्रेन को, तो मैंने कहा ये गुड्स ट्रेन है। अगर ये गुड्स ट्रेन है और अगर मालगाड़ी ये है और पैसेंजर ट्रेन पहले इसको ओवरटेक करेगी, तो यहां पर जब ये पहले इसको ओवरटेक किया, क्रॉस करना स्टार्ट किया मतलब इसको ओवरटेक किया, ये ट्रेन का अगला हिस्सा यहां पर आएगा, मतलब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया इस ट्रेन का लेंथ। प्लस अगर ये ट्रेन जब इस कंडीशन में आएगी, इस ट्रेन का, ये पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन का यहां से इसका हेड यहां पर पहुंचा गुड ट्रेन का लेंथ, और फिर इसका जो पिछला हिस्सा है वो यहां पर पहुंचने का मतलब है कि इसका अगला हिस्सा यहां से यहां पहुंचा, यानी अपनी लेंथ, और पहले यहां से यहां पहुंचा इसका अगला हिस्सा, फिर यहां से यहां पहुंचा, यानी इस ट्रेन का लेंथ प्लस इस ट्रेन का लेंथ, यानी अगर पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ प्लस इस ट्रेन का लेंथ, दोनों का लेंथ जुड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है यहां पर कुल मिलाकर के कि अगर पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्रॉस करे, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगी तो कितना चलना पड़ेगा, वो चलना पड़ेगा दोनों ट्रेनों का लेंथ के सम के बराबर।
अब ये मत दिमाग में लगाना कि ड्राइवर देख रहा है तो ड्राइवर देख रहा है, ड्राइवर क्रॉस नहीं कर रहा है या ड्राइवर को वो क्रॉस नहीं कर रही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं वो ड्राइवर देख रहा है कि जो ट्रेन पैसेंजर है वो पीछे से आ रही थी, पहले उसकी ट्रेन को ओवरटेक किया, फिर कंप्लीटली क्रॉस किया, मतलब ये पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी को क्रॉस कर रही है। तो कितना चलना पड़ेगा? तो चलना पड़ेगा गुड्स ट्रेन प्लस पैसेंजर ट्रेन। और दूसरे केस में बोला गया कितने सेकेंड में क्रॉस किया था? 63 सेकेंड में क्रॉस किया था, 63 सेकेंड में क्रॉस किया था। और दूसरे केस में बोला गया है कि जो ट्रेन पैसेंजर ट्रेन का एक पैसेंजर है वो देखता है, क्वेश्चन अगर आप देखें तो वेयर एज अ पैसेंजर ऑन द पैसेंजर ट्रेन मार्क्स दैट ही क्रॉस द गुड्स ट्रेन इन 42 सेकेंड, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ। अब की बार जो पैसेंजर है, पैसेंजर ट्रेन में जो पैसेंजर बैठा है, यात्री बैठा है, आदमी बैठा है, वो देख रहा है कि वो मालगाड़ी को क्रॉस करने में कितना टाइम लिया? 42 सेकेंड। अगर वो उस आदमी ने मालगाड़ी को क्रॉस करने की बात कर रहे हैं कि आदमी ने मालगाड़ी को क्रॉस किया, यानी आदमी ने क्रॉस किया, जीरो किसको क्रॉस किया? गुड्स ट्रेन को, यानी कितना चलना पड़ा? इतना लेंथ चलना पड़ा। और कितना समय लिया था? 42 सेकेंड। अब बात आती है कि यहां पर जो ट्रेन, यहां पर चलना पड़ा गुड्स ट्रेन का लेंथ प्लस पैसेंजर ट्रेन का लेंथ, यहां चलना पड़ेगा सिर्फ मालगाड़ी का लेंथ। तो आप बताइए कितना सेकेंड लिया था? यहां 63 सेकेंड लगा था और यहां लगा था आपका 42 सेकेंड। अच्छा, अब अगर हम क्वेश्चन में बात करें कि स्पीड क्या रही होगी, तो अगर हम मानते कि पहली वाली ट्रेन का, गुड्स ट्रेन का स्पीड जो था वो s1 था और पैसेंजर ट्रेन का स्पीड s2 था, तो हम कहेंगे कि इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगा? s1 माइनस s2, क्योंकि ओवरटेक करे पीछे से आ रही। इस केस में क्या होगा? इस केस में भी ट्रेन तो वही दोनों है सेम डायरेक्शन वाले, तो इस केस में भी आपका रिलेटिव स्पीड जो होगा वो आपका रिलेटिव स्पीड सेम होगा। अगर मैं मानता हूं कि रिलेटिव स्पीड कुछ रहा होगा, हमें नहीं पता, हम अलग अलग नहीं मानेंगे क्योंकि हमें यहां पर निकालना भी नहीं है। रिलेटिव स्पीड मतलब दोनों स्पीड का डिफरेंस कुछ तो रहा होगा, तो मैंने मान लिया कि v था रिलेटिव स्पीड ट्रेनों का, v मीटर पर सेकेंड मैंने मान लिया। तो अब आप बताइए कि अगर वो v था तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ा इस केस में? 63 सेकेंड में अगर v की रिलेटिव स्पीड से 63 सेकेंड चलेगी तो कितना चलेगी? गुड्स ट्रेन प्लस पैसेंजर ट्रेन का लेंथ अगर चलना है तो उसे 63 सेकेंड लगता है रिलेटिव स्पीड से, तो डिस्टेंस कितना चलना पड़ा? स्पीड इंटू टाइम, दैट विल बी v इंटू 63, ये डिस्टेंस इस केस में चलना पड़ा। और जब वो मालगाड़ी को क्रॉस करेगी तो सिर्फ अपनी लेंथ चलने के लिए टाइम लिया था 42 सेकेंड, और यहां पर भी रिलेटिव स्पीड सेम होगी क्योंकि अगर आदमी ट्रेन में बैठा तो जो ट्रेन की स्पीड होगी वही आदमी की स्पीड मानी जाएगी। तो दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, मतलब इस केस में भी रिलेटिव स्पीड v आएगा। और कितना समय लगा था? 42 सेकेंड। तो रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम क्रॉस करने में चला गया डिस्टेंस। इसमें 42 सेकेंड में अपनी लेंथ चली, यहां पर 63 सेकेंड में इन दोनों का लेंथ। तो अगर हम कहें कि लेंथ का रेशियो क्या आ रहा है, यहां पर लेंथ का रेशियो पूछा गया है, तो इसमें इसको इतना डिस्टेंस चलना पड़ा, इसमें इतना डिस्टेंस चलना पड़ा, रेशियो निकालेंगे तो v से v कैंसिल, यानी आपका अगर देखें 63 एंड 42 को कैंसिल करें तो ये 21 से 3 टाइम्स और ये 21 से आपका आ जाएगा कितना? 2 टाइम्स। तो ये जो आपका रेशियो आएगा लेंथ का, लेकिन इसमें दोनों का लेंथ है और इसमें सिर्फ मालगाड़ी का लेंथ है। तो अगर मैं कहूं कि गुड्स ट्रेन का पैसेंजर ट्रेन से गुड्स ट्रेन की लेंथ का पैसेंजर ट्रेन की लेंथ से रेशियो क्या है, तो गुड्स ट्रेन का लेंथ कितना मानेंगे? 2, और पैसेंजर ट्रेन का लेंथ क्या होगा? अगर ये दोनों मिलाकर के 3 है जिसमें इसका लेंथ 2 है, तो 2 अगर इसको हटा दें तो 3 में से 3 से 2 माइनस करें तो पैसेंजर ट्रेन का लेंथ आ जाएगा 1, यानी 2:1। ये आपका रेशियो हो जाएगा दोनों की लेंथ का। एक तो तरीका यह है कि पूरा मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि दोनों की रिलेटिव स्पीड की बात करें तो आदमी क्रॉस कर रहा है, आदमी देख रहा है मालगाड़ी को, या ठीक है आदमी देख रहा है पैसेंजर ट्रेन में बैठा हुआ आदमी मालगाड़ी को देख रहा है, तो मालगाड़ी चल रही है और आदमी जिस ट्रेन में बैठा वो भी चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड सेम होगी। और अगर हम कह रहे हैं कि पैसेंजर ट्रेन क्रॉस करी है मालगाड़ी को, तो वो क्रॉस करे तो दोनों चल रही है सेम डायरेक्शन में, तो इस केस में भी रिलेटिव स्पीड वही होगी जो मैन जो देख रहा है गुड्स ट्रेन को क्रॉस करने के बाद। तो रिलेटिव स्पीड दोनों केस में सेम होगी, इसलिए मैंने सेम रख दिया दोनों केस में रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड माइनस होगी, अरे माइनस हो या प्लस हो, यहां पर तो दोनों केस में सेम की बात की जा रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पर फाइनल रिजल्ट में वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि उनकी रेशियो जो लेंथ का रेशियो जो आएगा वो आएगा 2:1। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें,
सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले इसको करने का तरीका बदलते हैं। करने का तरीका बदलने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा ताकि उससे रिलेट करके सारे क्वेश्चंस को डायरेक्टली हम लोग देखेंगे। ये तो मैंने बता दिया, बाकी क्वेश्चंस में भी आप यही अप्लाई करना, सॉरी यही अप्लाई करने का मतलब ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट है कि इसको करने का जो दूसरा तरीका होगा, दूसरा तरीका करने से पहले आप पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब अगर बोला जाए कि दोनों केस में जो यहां रिलेटिव स्पीड आएगा न कि स्पीड आएगा, अगर बोला जाए कि दोनों केस में मैंने पिछले जो सॉल्यूशन दिखाया पिछला, उसमें मैंने दिखाया कि दोनों केस में रिलेटिव स्पीड सेम होगा। तो रिलेटिव स्पीड दोनों केस में अगर सेम है तो रिलेटिव स्पीड को मैंने कहा कि v होगा। रिलेटिव स्पीड आएगा दोनों स्पीड का डिफरेंस, क्योंकि आदमी भी ट्रेन में बैठा है, तो ट्रेन में बैठा है तो आदमी की स्पीड ट्रेन की स्पीड मानी जाएगी। तो सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो मतलब रिलेटिव स्पीड दोनों ट्रेनों की स्पीड का डिफरेंस। अगर आदमी दूसरी ट्रेन में बैठा हो, पहली ट्रेन चली और वो भी ट्रेन चले, तो यहां पर भी तो वहीं आपका रिलेटिव स्पीड आएगा। तो दोनों केस में रिलेटिव स्पीड सेम होगा। तो मैंने कहा कि रिलेटिव स्पीड कितना है, v। अब अगर हम देखें कि टाइम और डिस्टेंस में क्या रिलेशन बनता है अगर स्पीड दोनों केस में सेम हो, तो अगर स्पीड सेम होगा, अगर स्पीड सेम होगा, यहां पर रिलेटिव स्पीड होगा, तो स्पीड अगर सेम होगा तो टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन क्या बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने माना कि अगर एक केस में चलना पड़ा, मान लेते हैं कि x आवर्स लिख नहीं रहा हूं, आप समझ लेना, x घंटे अगर पहली केस में चली है ट्रेन, तो x घंटे चलने का मतलब है कि x आवर्स चली, स्पीड आपका v है, कितना डिस्टेंस चली, तो डिस्टेंस कितना आएगा अगर वो x आवर्स तक चलती है v की स्पीड से, तो डिस्टेंस आपका आएगा v इंटू एक्स, vx। और अगर हम बात करें कि अगर वो x आवर्स की जगह अगर वो y आवर्स चले तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं कि टाइम अगर y आवर्स हो, स्पीड आपका v है, तो डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी vy। यहां पर आ गया आपका डिस्टेंस vy, यहां पर डिस्टेंस कितना चला vx, यहां पर आया vy। कितने घंटे में यह vx चल रहा है, x आवर्स में। यहां पर कितने घंटे में यह vy चल रहा है, vy चल रहा है ये y आवर्स में। तो अगर देखें यहां पर रेशियो डिस्टेंस का क्या आया, तो v से v कैंसिल, x इज टू y। मतलब कंडीशन में मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर टाइम का रेशियो अगर x इज टू y है, तो डिस्टेंस जो कवर किया जाएगा वो भी x इज टू y के केस, x इज टू y के रेशियो में कवर किया जाएगा। कब, जब स्पीड जो हो वो दोनों केस में स्पीड क्या हो, सेम हो। अगर स्पीड दोनों केस में सेम होगा तो जिस रेशियो में टाइम लिया जाता है, डिस्टेंस उसी रेशियो में कवर किया जाता है। मतलब टाइम का जो रेशियो होता है और जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये पॉइंट मुझे समझाना था। अब मैं इसको एक बार लिख दे रहा हूं और उसके बाद इन चारों क्वेश्चंस को इस मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे इसको मैं लिख दे रहा हूं, मैंने बस इतना बताया आपको कि टाइम का जो रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा जब आपका स्पीड सेम होगा। अगर स्पीड सेम है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो टाइम लिया जाएगा, टाइम लिया जाएगा, तो जो टाइम का रेशियो होगा, जैसे हमने कहा कि टाइम का रेशियो x इज टू y है, तो जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा सेम स्पीड की वजह से, तो अगर इस टाइम का रेशियो x इज टू y है तो जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसका भी रेशियो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट मीन्स x इज टू y होगा। तो सेम स्पीड के केस में हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि टाइम का जो रेशियो होता है डिस्टेंस उसी रेशियो में कवर किया जाता है। जैसे आप आ जाइए आप क्वेश्चन पे, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि टाइम का रेशियो क्या है, तो पहले आप ये बता दो यहां पर, अगर आप देखो ध्यान से कि पहले मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस का रेशियो क्या है दोनों केस में, क्योंकि दोनों केस में स्पीड सेम है। कैसे स्पीड सेम है, मैं फिर से वही बात रिपीट नहीं करूं तो ज्यादा बेहतर है, फिर भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करता हूं। दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चल रही है, दोनों ट्रेनों में स्पीड है, तो जब पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्रॉस करेगी तो दोनों में स्पीड है, तो रिलेटिव स्पीड आएगा दोनों की स्पीड का डिफरेंस। अगर पैसेंजर ट्रेन में बैठा वो देख रहा है गुड्स ट्रेन को, मालगाड़ी को क्रॉस करा, तो मालगाड़ी चल रही है उसकी स्पीड तो है, लेकिन अगर आदमी पैसेंजर ट्रेन में बैठा है तो जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड होगी वही आदमी की स्पीड मानी जाएगी। तो हम कह सकते हैं फिर से वही दोनों स्पीड है। और सेम डायरेक्शन की बात करें तो स्पीड दोनों केस में
दोनों ट्रेनों की स्पीड का डिफरेंस आ रहा है, रिलेटिव स्पीड दोनों ट्रेनों के स्पीड का डिफरेंस आ रहा है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि दोनों केस में सेम रिलेटिव स्पीड है। यहां पर सेम स्पीड की बात करें, यहां पर बात आ रही है सेम रिलेटिव स्पीड है, और सेम रिलेटिव स्पीड है तो जो डिस्टेंस कवर करने का रेशियो होगा वही रेशियो टाइम का होगा। तो डिस्टेंस कितना कवर किया पैसेंजर ट्रेन ने, गुड्स ट्रेन को क्रॉस किया तो कितना चली, तो वो चली है गुड्स ट्रेन प्लस पैसेंजर ट्रेन, मालगाड़ी और यात्री गाड़ी दोनों की लेंथ चलना पड़ा। ये मैं डिस्टेंस का पार्ट बता रहा हूं। इसका रेशियो पहले तो इतना चली, दूसरे केस में कितना चलना पड़ रहा है, दूसरे केस में अगर पैसेंजर देख रहा है कि मालगाड़ी को क्रॉस किया है तो पैसेंजर का लेंथ 0, मालगाड़ी को क्रॉस किया है, गुड्स ट्रेन को क्रॉस किया तो गुड्स ट्रेन का लेंथ चलना पड़ा। अगर यहां पर देखें तो दोनों की लेंथ का रेशियो ये रहा, डिस्टेंस जो कवर करना पड़ेगा वो रेशियो ये है, जो कि हमें नहीं पता है, लेकिन हमें टाइम का रेशियो जरूर पता है कि इतना लेंथ कितने समय में क्रॉस किया था, 63 सेकेंड में, और यहां पर कितने सेकेंड में क्रॉस किया था, तो 42 सेकेंड में। तो जो आपका लेंथ का रेशियो, जो टाइम का रेशियो होगा, टाइम का जो रेशियो होगा डिस्टेंस का रेशियो वही आएगा। तो अगर हम देखें टाइम का रेशियो, तो 21 से डिवाइड किया 3 एंड 21 से डिवाइड किया 2, तो ये आपका जो रेशियो आ रहा टाइम का वही रेशियो होगा इनकी डिस्टेंस, इनके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसका रेशियो, क्योंकि सेम स्पीड है, सेम रिलेटिव स्पीड है। तो हम कह सकते हैं कि गुड्स ट्रेन का जो मालगाड़ी है उसका लेंथ का रेशियो पैसेंजर ट्रेन की लेंथ से क्या रेशियो होगा, तो इसका अगर हम देखें तो ये रेशियो जो टाइम का है वही लेंथ का भी होगा। तो जब इसका लेंथ 2 मानेंगे तो टोटल लेंथ इन दोनों का 3 है, तो मतलब 3 - 2, क्योंकि ये 2 मान लिया, टोटल 3 है, तो इस ट्रेन का लेंथ आ जाएगा 1, आंसर होगा 2:1। इस क्वेश्चन के लिए मैंने थोड़ा टाइम बर्बाद किया आपका, बट आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए अगले 3 क्वेश्चन को करेंगे, तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे, ना कि पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चंस में। सारी वैल्यू और सारे वैल्यू को v x y जो भी आप मान रहे थे वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ये स्टेप आपको ध्यान से समझना है। जैसे अगले स्टेप में चलें तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे अगर आप देखो कि अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कुछ वैसे ही, कुछ ऐसे ही नहीं है, सेम टू सेम मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में डायरेक्शन बस ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला जी ये जा रहा है कि, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं। A good train and a passenger train are running on parallel track in the same direction. The driver of the good train observed that the passenger train coming from behind overtake and crossed his train completely in 55 seconds, whereas a passenger on the passenger train marks लिखना चाहिए, गलती हो गई, marks that he crossed the goods train in 35 seconds. Find the ratio of their length. क्वेश्चन सेम पैटर्न का है, बात वही की जा रही है कि एक पैसेंजर ट्रेन जो मालगाड़ी है उसको क्रॉस करी है, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, दोनों स्पीड का डिफरेंस। अब पैसेंजर ट्रेन में बैठा पैसेंजर अगर मालगाड़ी को क्रॉस करे तो फिर से पैसेंजर ट्रेन में बैठा अगर पैसेंजर क्रॉस करेगा, तो हमें पता है कि पैसेंजर ट्रेन में बैठा है, तो जो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड होगा वही आदमी का स्पीड होगा। मतलब इस केस में भी रिलेटिव स्पीड आएगा सेम। अगर आपका रिलेटिव स्पीड सेम आता है, यानी सेम स्पीड अगर हो गई, तो जो टाइम लिया जाता है डिस्टेंस का रेशियो वही होता है। तो अब आप देख लीजिए कितना डिस्टेंस चलना पड़ रहा है। डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा, पहले केस में जो पैसेंजर ट्रेन है उसने क्रॉस किया है मालगाड़ी को, तो कितना चलना पड़ा, उस मालगाड़ी का लेंथ और प्लस पैसेंजर ट्रेन का लेंथ। पैसेंजर ट्रेन ने क्रॉस किया किसको, मालगाड़ी को। दूसरे केस में पैसेंजर ने क्रॉस किया, पैसेंजर का मतलब हुआ यहां पर एक आदमी ने क्रॉस किया और आदमी की लेंथ 0, किसको क्रॉस किया है, मालगाड़ी को, तो सिर्फ मालगाड़ी का लेंथ आएगा, आदमी का लेंथ 0। तो ये डिस्टेंस कवर किया गया है क्रॉस करने में, दोनों केस में। एक केस में इतना कवर किया गया और दूसरे केस में इतना लेंथ कवर किया गया। इसमें दोनों ट्रेनों का लेंथ है, इसमें सिर्फ मालगाड़ी का लेंथ है। तो जो डिस्टेंस कवर करने का रेशियो होगा वही रेशियो टाइम का होगा, यानी जिस रेशियो में टाइम लगेगा डिस्टेंस उसी रेशियो में कवर किया जाता है, जो कि हम लोग सेम स्पीड के केस से समझ चुके हैं। तो अगर हम देखें कि इतना लेंथ चलने के लिए उसने कितना समय लिया था, तो समय लिया था इस क्वेश्चन में दिया गया है 55 सेकेंड, और इतना लेंथ चलने के लिए कितना समय लिया गया था, तो आपको दिया गया है 35 सेकेंड। तो टाइम का रेशियो अगर देखें और 5 से डिवाइड करें तो 11:7, ये टाइम का रेशियो है। और जो टाइम का रेशियो होगा वही रेशियो आएगा आपका डिस्टेंस का। तो हम कह सकते हैं कि जो मालगाड़ी है उसकी लेंथ
और जो पैसेंजर ट्रेन है, यात्री गाड़ी है, उसकी लेंथ का रेशियो क्या होगा, तो ये टाइम का रेशियो 11:7 है, तो डिस्टेंस जो कवर किया जाएगा उसका रेशियो भी 11:7 होगा। तो इसने कितना कवर किया अगर हम देखें रेशियो के अकॉर्डिंग, तो यही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। तो जब ये चल रही है तो कितना कवर किया 7, और उसमें कितना लेंथ चली अपनी लेंथ, यानी इस मालगाड़ी का लेंथ अगर 7 मानते हैं तो दोनों का लेंथ आपको दिया गया है 11, अगर उसमें 7 ये है तो पैसेंजर ट्रेन का लेंथ आ जाएगा 4। ये आपका लेंथ का रेशियो होगा दोनों ट्रेनों की। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। अगर हम बात करें इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसमें क्या है कि स्पीड जो है उसका रेशियो दे दिया जाए या दिया गया है जो क्वेश्चंस में, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए अगले 2 क्वेश्चंस, जैसे अगर हम बात करें इससे आगे के क्वेश्चंस की जो कि इसी से रिलेटेड है, बस उसमें स्पीड का रेशियो दिया गया है। अगर स्पीड का रेशियो दिया गया है तो उसमें कैसे करेंगे वो आप देख सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, अगर आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें बोला गया है ए गुड ट्रेन एंड अ पैसेंजर ट्रेन आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। द ड्राइवर ऑफ द गुड्स ट्रेन ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड ओवरटेक्स and crosses his train completely in 60 seconds, whereas a passenger on the passenger train marks that he crosses the goods train in 40 seconds. If the speed of train be in the ratio 1:2, find the ratio of their length. अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे अगर आपको देखना है तो अब आप ये देखिए कि इसमें भी बात तो वही की जा रही है, बस इसमें आपको क्या दे दिया गया है, दोनों ट्रेनों की स्पीड का रेशियो। और आप बताइए डायरेक्शन कौन सा है। डायरेक्शन की बात करें तो सेम डायरेक्शन है, और सेम डायरेक्शन है। अगर दोनों ट्रेनों की स्पीड का रेशियो अगर आप देखो कि दोनों ट्रेनों की स्पीड का रेशियो दिया गया 1:2, 1 मिनट, दोनों ट्रेनों की स्पीड का रेशियो अगर आपको दिया गया 1:2 और आपसे बोला जा रहा है कि वो एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही हैं, तो हमें पता है कि रिलेटिव स्पीड आएगा दोनों स्पीड का डिफरेंस। अगर हम इस स्पीड की बात करें तो स्पीड अगर आप देखते हैं कि 1:2, अगर स्पीड का रेशियो 1:2 यानी एक की स्पीड 1x है तो दूसरे की स्पीड 2x है। रिलेटिव स्पीड जो आएगा यहां पर, रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, दोनों स्पीड का डिफरेंस यानी कितना आएगा x। और अगर वो पैसेंजर क्रॉस कर रहा है, फिर से बात तो वही की जा रही है ना क्वेश्चंस में कि पैसेंजर क्रॉस कर रहा है वो उस मालगाड़ी को, तो पैसेंजर ट्रेन में बैठा है तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड फिर से आएगी, उस आदमी की स्पीड वही होगी जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड होगी। और वो किसको क्रॉस कर रहा है, मालगाड़ी को, तो मालगाड़ी की स्पीड और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड सेम डायरेक्शन, मतलब रिलेटिव स्पीड फिर से वही आएगा। तो रिलेटिव स्पीड तो फिर से सेम है, चाहे वो स्पीड का रेशियो दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपका क्वेश्चन सेम है, बस इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया गया जो कि जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं भी दिया रहता तो आप पिछले जो 2 क्वेश्चंस किए थे बिना स्पीड दिए ही, बिना स्पीड का रेशियो दिए ही आप आंसर दे रहे थे, यहां पर भी वही बात आएगी, क्योंकि हमें पता है कि रिलेटिव स्पीड दोनों केस में डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस किन स्पीड का आएगा, दोनों ट्रेनों की स्पीड का, वो हमेशा सेम आएगा। तो हम फिर से वही लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप यहां पर देखें तो फिर से वही बात की जा रही है कि जो पैसेंजर ट्रेन है, जो गुड्स ट्रेन में बैठा हुआ ड्राइवर वो देख रहा है, इसमें कंडीशन वही है, पैसेंजर ट्रेन क्रॉस करिए गुड्स ट्रेन को तो कितना चलना पड़ेगा, दोनों की लेंथ। फिर वही क्वेश्चन है, तो मैं ज्यादा डिटेल से डिस्कस ना करूं, डायरेक्टली बात करूं कि पैसेंजर देख रहा है कि वो क्रॉस कर रहा है, मतलब आदमी देख रहा है कि वो आदमी ने किसको क्रॉस किया, मालगाड़ी को, तो कितना चला, अपनी लेंथ 0 यानी मालगाड़ी का लेंथ ही चला। तो दोनों की लेंथ जुड़ेगी, आदमी की लेंथ प्लस मालगाड़ी का लेंथ, तो वो उतना ही आएगा जितना कि मालगाड़ी का लेंथ होगा, आदमी का लेंथ 0। तो बात फिर से वही आएगी। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, दोनों की लेंथ, और यहां पर किसका लेंथ, सिर्फ मालगाड़ी का लेंथ। इस डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, टाइम का रेशियो वही होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि सेम स्पीड है तो जो टाइम का रेशियो होगा क्रॉस करने में कितना टाइम लगा है, उसका जो टाइम का जो रेशियो होगा उसी रेशियो में डिस्टेंस कवर किया जाएगा। तो टाइम का रेशियो देख सकते हैं, जब ये पैसेंजर ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस कर रही है, कंप्लीटली ओवरटेक करके क्रॉस कर रही है, कितना समय लगा है, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड, 60 सेकंड इस केस में लगा। और जब उसने मालगाड़ी को क्रॉस किया, किसने, उस पैसेंजर ट्रेन में बैठे हुए आदमी ने, पैसेंजर ने, तो आदमी ने मालगाड़ी को क्रॉस किया तो आदमी की लेंथ 0 यानी उसने मालगाड़ी की लेंथ कवर किया। और कितने समय में क्रॉस किया है, 40 सेकंड में। दोनों केस में स्पीड सेम है। अगर स्पीड सेम है, रिलेटिव स्पीड सेम है, तो जो टाइम का रेशियो होगा जो कि आ रहा है, अगर 0 कैंसिल करके देखें तो 3:2, तो जो टाइम का रेशियो होगा डिस्टेंस उसी रेशियो में कवर किया जाएगा, यानी डिस्टेंस का रेशियो भी आपका क्या होगा,
3:2। तो यानी कि अगर इसने डिस्टेंस कवर किया, अपनी लेंथ कितना कवर किया 2, तो पैसेंजर ट्रेन का लेंथ कितना हो जाएगा, अगर इन दोनों का लेंथ 3 माने, जिसमें से अगर इसको 2 रेशियो के पार्ट पर माने कि इसका 2 यूनिट लेंथ है और इन दोनों का लेंथ 3 यूनिट है, अगर इसका 2 है तो टोटल कितना आ जाएगा 3 - 2 इक्वल टू पैसेंजर ट्रेन का लेंथ आ जाएगा 1। ये आपका दोनों ट्रेनों की लेंथ का रेशियो हो जाएगा। अगर हम आगे चलते हैं, ये आपका तो डायरेक्टली आप देखते रहिएगा बाद में, और आगे हम चलते हैं। थोड़ी स्पीड आप अपनी थोड़ी सी बढ़ा करके ही चलिए, जिनका स्पीड कम है, जिनका स्पीड ज्यादा है उनको तो बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं, आप भी देखिए तब तक। क्वेश्चन क्या जा रहा है, मैं बार बार पढ़ रहा हूं ताकि आपको समय मिल सके। ए गुड ट्रेन एंड ए पैसेंजर ट्रेन आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। द ड्राइवर ऑफ द गुड्स ट्रेन ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड overtakes and crosses his train completely in 75 seconds, and whereas a passenger on the passenger train marks that he crosses the goods train in 20 seconds. If the speed of train be in the ratio 4:7, find the ratio of their length. Find the ratio of their length. मतलब क्वेश्चन तो वही है, हिंदी में फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो 4 क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर मैंने एक्सप्लेन किया हिंदी में तो वो आपको समझ में आ रहा है। बस एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है स्पीड का रेशियो दिया गया है दोनों ट्रेनों का। वो आपका अब की बार स्पीड का रेशियो दिया गया, दोनों ट्रेनों का स्पीड का रेशियो है आपका 4:7। अगर स्पीड का रेशियो 4:7 है, अगर पहले की स्पीड 4x मानते हैं तो दूसरे की स्पीड होगी 7x। और बात वही की जा रही है कि पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्रॉस करिए सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड आएगा यानी 7x - 4x 3x। और अगर बात की जाए कि पैसेंजर ट्रेन में बैठा हुआ है वो क्रॉस करा है गुड्स ट्रेन को, तो आदमी क्रॉस करा है गुड्स ट्रेन को, तो गुड्स ट्रेन को सेम डायरेक्शन, वही ट्रेन तो वही है, डायरेक्शन तो सेम ही है, तो जो आदमी की स्पीड होगी वो क्या होगी, वो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड होगी। और गुड्स ट्रेन चली रही है, मालगाड़ी चली रही है, तो दोनों ट्रेनों का जो रिलेटिव स्पीड आएगा सेम डायरेक्शन की वजह से वो फिर से वही आएगा। यानी सेम रिलेटिव स्पीड अगर है तो जो टाइम का रेशियो लगेगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो ये भी कह सकते हैं कि जिस रेशियो में डिस्टेंस कवर किया जाएगा टाइम का रेशियो वही होगा। तो अगर हम देखें कि पहले केस में कितना चलना पड़ा है कंप्लीटली क्रॉस करने में रिलेटिव स्पीड से, तो दोनों ट्रेनों का लेंथ यानी इन दोनों ट्रेनों का लेंथ, और दूसरे केस में कितना चलना पड़ा है, आदमी ने क्रॉस किया है किसको, मालगाड़ी को, तो सिर्फ मालगाड़ी का लेंथ, क्योंकि आदमी की लेंथ 0। और ये जो लेंथ कवर किया जा रहा है वो खुद की स्पीड से नहीं, रिलेटिव स्पीड की बात करें, रिलेटिव स्पीड से। तो टाइम का क्या रेशियो लगा, टाइम का रेशियो लगा, पहले केस में टाइम लगा था रेशियो, जब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं 60 सेकेंड, और दूसरे केस में आपका जो टाइम का रेशियो लगा है वो कितना लगा है 20 सेकेंड। पहले केस में, सॉरी ये कुछ मैंने गलत लिखा, 60 सेकेंड नहीं है। पहले केस में जो टाइम लगा है, मैंने पिछले क्वेश्चन का जो वैल्यू था वो याद था, यहाँ पर 75 सेकेंड, 75 सेकेंड में ये आपका पहले केस में लगा है। इन दोनों ट्रेनों का लेंथ रिलेटिव स्पीड से 75 सेकेंड में क्रॉस किया गया। और दूसरे केस में जो क्रॉस किया गया वो केवल मालगाड़ी का लेंथ है, और कितने समय में क्रॉस किया गया है वो 20 सेकंड में। मैं बार बार बता चुका हूं कि क्यों मालगाड़ी का ही लेंथ होगा, क्योंकि आदमी की लेंथ 0, आदमी ने क्रॉस किया मालगाड़ी को। तो ये जो टाइम का रेशियो अगर देखें यहां पर, तो टाइम का रेशियो अगर 5 से डिवाइड करें तो ये आ रहा 15, ये आ रहा है 4, तो टाइम का रेशियो आ गया 15:4। और टाइम का जो रेशियो होगा अगर रिलेटिव स्पीड सेम है तो उसी रेशियो में डिस्टेंस कवर किया जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 15:4, यानी कि हम यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर इसका लेंथ 4 मानते हैं तो इन दोनों का लेंथ आएगा 15, तो हम कहेंगे इसका लेंथ कितना 4, तो आपका पैसेंजर ट्रेन का लेंथ क्या होगा, रेशियो मुझे निकालना है, तो पैसेंजर ट्रेन का लेंथ आपका आ जाएगा, दोनों की लेंथ मिलाकर के 15 है, इसमें से इस ट्रेन का लेंथ 4 है, तो 15 - 4 = 11, ये दोनों ट्रेनों की लेंथ का रेशियो हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर हम सेम स्पीड की बात करेंगे, अगर सेम स्पीड होगा तो जो टाइम का रेशियो होता है x:y, डिस्टेंस भी उसी रेशियो में कवर किया जाता है। अगर हमें टाइम, अगर सेम स्पीड है, अगर मैं डबल टाइम चलता हूं तो डबल डिस्टेंस कवर करूंगा। अगर मैं टाइम कम चलूं, मतलब जितना समय पहले चलता था, अगर उसके कंपेयर में कम समय चलता हूं, स्पीड वही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं कम डिस्टेंस कवर करूंगा। तो बेसिक बस इतना समझ लो कि सेम स्पीड के केस में टाइम का जो रेशियो होता है, डिस्टेंस उसी रेशियो में कवर किया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान में अगर रखेंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चंस का आंसर आपका आ जाएगा। हम अब अगले पैटर्न पे चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो ये आपका अगला क्वेश्चन है,
सेम अगला क्वेश्चन है डिस्टेंस टाइम स्पीड। यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ रहा है कि अगर क्वेश्चन की बात करें, 3 क्वेश्चन इस टाइप के बनाया है मैंने। 1 मिनट। ओके, आपका क्वेश्चन है कि ए मैन इज स्टैंडिंग। अगर इस क्वेश्चन को देखें, आप थोड़ा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे ब्रिज which is 180 meter long, which is 180 meter long. He finds that a train crosses the bridge in 20 seconds, but himself in 8 seconds. Find the length of the train and speed. यहां पर बोला जा रहा है कि एक आदमी जो कि रेलवे ब्रिज पर बैठा हुआ है और रेलवे ब्रिज की लंबाई है 180 मीटर। वो देखता है कि ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करने में 20 सेकंड लेती है, और जब वो ट्रेन और वो ये भी ऑब्जर्व कर रहा है कि ट्रेन उसको जो है केवल 8 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, और ब्रिज को क्रॉस करने में टाइम जो लिया है वो 20 सेकंड लिया है। तो बताना है कि ट्रेन का लेंथ क्या है और ट्रेन का स्पीड क्या है। वैसे क्वेश्चन के आंसर, ऐसे क्वेश्चन के आंसर तो डायरेक्टली निकल जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक एक बार डिस्कस जरूर करूंगा XYZ जो भी मानते हैं उसके अकॉर्डिंग। पहले तो बोला गया है कि ट्रेन क्रॉस करिए। पहले केस में किसको क्रॉस किया उसने? ब्रिज को। अगर ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करेगी, मैंने पहले ही बताया कि कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा। तो अगर हम बात करें, पहले के बताया कि मतलब मैं शुरू में ही मैंने बताया था कि यहां पर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कुछ आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और कुछ चीजें जो होगी वो रिलेट करना होगा आपको। तो यहां पर देख सकते हैं आदमी ने क्रॉस किया था किसको, सॉरी एक आदमी देख रहा है कि ट्रेन ने क्रॉस किया, और ट्रेन ने क्रॉस किया ब्रिज को। वो ब्रिज 180 मीटर लंबा था, उसको क्रॉस किया 20 सेकेंड। अच्छा, ट्रेन अगर ब्रिज को क्रॉस करेगी तो वहां पर स्पीड क्या आएगा ट्रेन का, मतलब वहां पर रिलेटिव स्पीड आएगा कि नहीं आएगा? अगर हम कहते हैं आएगा भी तो ब्रिज का स्पीड तो 0 है, यानी ट्रेन का स्पीड होगा। और दूसरे ऑब्जेक्ट में स्पीड नहीं है तो वहां पर रिलेटिव स्पीड की हम बात ही नहीं करेंगे। ट्रेन ने अगर ब्रिज को क्रॉस किया है तो कितना स्पीड से क्रॉस किया? खुद की स्पीड से क्रॉस किया। अब दूसरे केस में देखो, अब अगर ट्रेन उस आदमी को क्रॉस करिए, जबकि बोला गया कि आदमी भी बैठा है। अगर आदमी बैठा है, अगर आदमी को क्रॉस करे तो उस केस में भी ट्रेन ने खुद की स्पीड से उस आदमी की लेंथ को कवर किया है। तो अगर हम देखें कि दोनों केस में ट्रेन का ही स्पीड है, बाकी दूसरा कोई स्पीड नहीं है, तो वो ट्रेन अगर ब्रिज को क्रॉस करेगी तो अपनी स्पीड से, अगर वो ट्रेन आदमी को क्रॉस करेगी तो उस केस में भी वो अपनी स्पीड से क्रॉस करेगी। यहां पर फिर से हम बात करें कि यहां पर आ गया क्या? सेम स्पीड। यहां पर तो रिलेटिव स्पीड आने की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे ऑब्जेक्ट में स्पीड 0 है, तो रिलेटिव स्पीड निकाल के भी क्या होगा? 0 प्लस या माइनस करने से कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो रिलेटिव स्पीड यहां पर हम मान के चलेंगे कि ट्रेन का स्पीड है, मतलब सीधा सा हम बात करेंगे। दूसरे ऑब्जेक्ट में अगर कोई स्पीड नहीं है तो हम वहां रिलेटिव स्पीड का नाम ही नहीं लेंगे, डायरेक्टली जिस ऑब्जेक्ट में स्पीड है वही स्पीड काम करेगी वहां पर। तो अगर आप सेम स्पीड की बात करें तो सेम स्पीड वहीं से आ गया कि सेम स्पीड है। मैं बेसिक की बात करूं, अगर ट्रेन ने क्रॉस किया है ब्रिज को तो कितना लेंथ चलेगी? ट्रेन अगर क्रॉस करेगी ब्रिज को, तो मैंने माना कि ट्रेन का लेंथ था x मीटर। अगर ट्रेन का लेंथ x मीटर है और ब्रिज 180 मीटर लंबा है, तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? x प्लस 180। अब ट्रेन ने अगर x प्लस 180 डिस्टेंस कवर किया तो कितने समय में क्रॉस किया था इतना डिस्टेंस? तो इतना डिस्टेंस चलने के लिए उसने टाइम लिया था 20 सेकेंड। तो हम यहां पर डायरेक्टली निकाल रहे हैं, ट्रेन का स्पीड सेम है दोनों केस में, ट्रेन का स्पीड, इसलिए दोनों केस में स्पीड निकाल करके मैं इक्वेट करने वाला हूं। तो पहले केस में ट्रेन ने खुद की लेंथ चला और प्लस ब्रिज का लेंथ चला, और इतना लेंथ कितने समय में चला था? ट्रेन को चलने में कितना समय लगा था चलने में? तो वो लगा था 20 सेकेंड। तो स्पीड आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस इतना चली, टाइम लगा 20, तो आपका यहां पर स्पीड आ जाएगा ट्रेन का x प्लस 180/20 डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरे केस में भी ट्रेन ही क्रॉस करे, अपनी ही स्पीड से क्रॉस करे, क्योंकि आदमी बैठा हुआ है, तो दूसरे केस में भी ट्रेन का स्पीड आएगा। तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, दोनों केस में ट्रेन का स्पीड है। हम सेम स्पीड की बात करें तो यहां पर दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब दूसरे केस में ट्रेन चल रही है, क्रॉस कर रही है, तो x किसको क्रॉस किया था? आदमी को, तो वो लेंथ 0, तो केवल अपनी लेंथ चली और कितना समय लगा है? 8 सेकेंड में। तो ये ट्रेन का लेंथ आ गया, अपनी ट्रेन का स्पीड आ गया, अपनी लेंथ चली 8 सेकेंड में, तो ट्रेन का स्पीड क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो दोनों केस में ट्रेन का ही स्पीड है, इसलिए दोनों केस में जो स्पीड आएगा मैंने उसको इक्वेट कर दिया, बीच में इक्वल का साइन लगा दिया। अब अगर हम यहां से क्रॉस करके वैल्यू निकालते हैं, जैसे अगर हम देखें कि थोड़ा सा छोटी वैल्यू को कट करके कर लेते हैं 4245 और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 180 360 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स 5x। अगर हम इसको x को इधर ले जाते हैं तो 2x इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो बचेगा 3x इज इक्वल टू 360। दैट मीन्स x इज इक्वल टू आ गया 360 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि आपका यहां से लेंथ आ गया ट्रेन का, क्योंकि लेंथ आपने ट्रेन का माना था x, तो ट्रेन का लेंथ जो आ गया x इज इक्वल टू 120 मीटर, क्योंकि आपने मीटर में माना है तो ट्रेन का लेंथ 120 मीटर आ गया। ये ट्रेन का लेंथ आपका निकल आया। अब अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो ये भी स्पीड था, ये भी स्पीड था, तो आसान है इसमें रखना। x की वैल्यू अगर 120 आ रही है, अगर यहां से देखें x की वैल्यू 120 आ रही है तो हम लिखेंगे डिस्टेंस टोटल x 120 डिवाइडेड बाई कितना समय लिया था 8 सेकेंड, तो स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रेन का स्पीड आ गया। तो ट्रेन का लेंथ आ गया 120 मीटर और ट्रेन का स्पीड आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। अब इस तरीके से आप ट्रेन का लेंथ मान करके इक्वेशन बनाया, लेकिन आपको यह बात कंफर्मली पता होनी चाहिए कि अगर ट्रेन क्रॉस करी तो क्या बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, स्पीड बराबर है, टाइम बराबर है। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में जो डायरेक्टली आंसर नहीं देते। डायरेक्टली आंसर नहीं देते मतलब कुछ न कुछ मानना पड़ता है, या कुछ अगर वैल्यू दोनों केस में सेम है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो ये रहा आपका बेसिक तरीका। अगर थोड़ा सा इसको अलग तरीके से करें, अलग तरीके से करने का मतलब यहां पर ये है, जैसे इसको मैं रफ करता हूं। अलग तरीके से करने का मतलब ये है कि ट्रेन, दोनों केस में ट्रेन का स्पीड है, सेम स्पीड है। अगर सेम स्पीड है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जिस रेशियो में डिस्टेंस कवर किया जाएगा टाइम उसी रेशियो में लगेगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि सेम स्पीड के केस में जो टाइम का रेशियो होगा और जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो दोनों आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेम स्पीड के केस में जो टाइम और डिस्टेंस होता है उनका जो रेशियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम का रेशियो अगर x/y है तो जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो भी x/y के रेशियो में कवर किया जाएगा। मतलब अगर सेम टाइम तक चला जाए तो सेम डिस्टेंस कवर किया जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर टाइम सेम हो तो डिस्टेंस सेम कवर किया जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं इस केस में कि इस केस में अगर स्पीड निकालना हो तो हम लिख सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस चला जाएगा उसी एक्स्ट्रा डिस्टेंस के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। अगर एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया जाता है तो उसी एक्स्ट्रा डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो अगर मुझे स्पीड निकालना होगा ऐसे क्वेश्चन में तो मैं तो डायरेक्टली करूंगा। डायरेक्टली कैसे करूंगा कि ट्रेन जो है अपनी लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ, खुद की लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ जो कि 180 मीटर है, उतना चलने के लिए 20 सेकेंड लिया, और आदमी को क्रॉस करिए ट्रेन मतलब खुद का लेंथ चलने के लिए केवल 8 सेकेंड लेती है। तो दूसरे और पहले दोनों केस में क्या अंतर है? पहले वाले केस में दूसरे वाले केस से कितना अधिक चलना पड़ रहा है? ब्रिज का लेंथ 180 और कितना अधिक टाइम लग रहा है तो 20 सेकेंड और 8 सेकेंड मतलब 12 सेकेंड। यानी हम सीधा कह सकते हैं 180 जो चलना पड़ रहा है, जो 180 चलना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, उसके लिए उसने कितना समय लिया? 12 सेकेंड। तो स्पीड आपका डायरेक्टली आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। वो डायरेक्टली स्पीड आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिख के दिखा रहा हूं। आप चाहे तो डायरेक्टली स्पीड यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं थोड़ा सा इसको लिख करके। अब लिख के करें तो आपका यहां पर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि पहले केस में ट्रेन कितना चली है? ट्रेन खुद का लेंथ चल रही है प्लस कितना चल रही है? ब्रिज का लेंथ जो कि 180 मीटर है। ट्रेन खुद का लेंथ चल रही है प्लस ब्रिज का लेंथ जो कि 180 मीटर है, और इतना लेंथ चलने के लिए ट्रेन ने कितना समय लिया था? तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ट्रेन ने टाइम जो लिया था, इतना लेंथ चलने के लिए उसने टाइम लिया था 20 सेकेंड। जो मैंने बोला यहां पर वही चीज अब लिख करके दिखा रहा हूं। और दूसरा बात है कि दूसरे केस में उसने किसको क्रॉस किया है? तो ट्रेन ने क्रॉस किया है। किसको क्रॉस किया? आदमी को, तो 0। और इतना लेंथ चलने के लिए, कंप्लीटली क्रॉस करने के लिए कितना समय लगा था? तो वो आपको बताया गया 8 सेकेंड। ये दो इक्वेशन बने। मैंने इक्वल नहीं लिखा है, इक्वल नहीं लिखा, बस ये बताया कि 20 सेकेंड में वो चलती है t प्लस 180 और 8 सेकेंड में चलती है अपनी लेंथ प्लस 0। आप बताओ कितना एक्स्ट्रा टाइम लगा, कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस है? वो अगर निकालना है तो माइनस करके देख सकते हैं। पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को माइनस किया, माइनस माइनस माइनस, यानी इससे यहां पर जो अंतर देख सकते हैं,
पहले केस में कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, तो इसमें से इसको माइनस किया, 180 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है। और कितना एक्स्ट्रा टाइम लगा है 180 मीटर चलने के लिए, तो 180 मीटर चलने के लिए टाइम जो लगा है वो 12 सेकेंड लगा है। यानी कि 12 सेकेंड में अगर 180 मीटर चला जाता है तो 1 सेकेंड में कितना चला जाता है ट्रेन द्वारा, तो 12 से डिवाइड कर दिया 180 बाई 12, दैट विल बी 15 मीटर। यानी आपका आंसर आ गया, स्पीड क्या आ गया, तो स्पीड में लिख सकता हूं, स्पीड आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गया। और ट्रेन का लेंथ अगर निकालना हो तो इसमें वैल्यू निकालने के अकॉर्डिंग मैं यहां पर निकाल सकता हूं, ट्रेन ने अपनी लेंथ प्लस किसकी लेंथ, मैन की लेंथ यानी खुद की लेंथ को कितने समय में क्रॉस किया था, 8 सेकेंड में। और स्पीड क्या थी ट्रेन की, 15। तो अगर 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 8 सेकेंड चलेगी ट्रेन, तो कितना चलना पड़ेगा, 120 मीटर चलना पड़ेगा ट्रेन को 8 सेकेंड में, अपनी लेंथ प्लस आदमी की लेंथ कवर करने में, यानी खुद की लेंथ, यानी ट्रेन की लेंथ हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ट्रेन की लेंथ आएगी 120 मीटर। 8 इंटू 15 तो सिर्फ ट्रेन का लेंथ होगा। अगर आप चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से अगर आप निकालते हैं तो 20 इंटू स्पीड है 15, तो ये आपका आ जाएगा 20 इंटू 15 आ जाएगा 300, जिसमें से 180 अगर आप माइनस करेंगे तो जो ट्रेन का लेंथ आएगा 300 माइनस 180 120 मीटर। तो वो आपको देखना है कि आपको किस में आसानी रहेगी कैलकुलेट करने में। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं एक्स वाई मानने की जगह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, इस बार मैं एक्स वाई जेड ऐसा कुछ नहीं मानूंगा, मैं कहूंगा कि मैं तो डायरेक्टली इसी तरीके से कर रहा हूं, आप भी ट्राई करिए कि कुछ ऐसे ही करें। मैंने बेसिक एक बता दिया, बाकी क्वेश्चन उससे रिलेट करना। जैसे मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं ताकि आपको टाइम मिल सके क्वेश्चन को देखने समझने का। क्वेश्चन है, a train takes 43 seconds to cross a platform which is 448 meter long, but it takes 27 seconds to cross a telegraph post. Find the length of the train and its speed. अब अगर हम बात करें यहां पर क्वेश्चंस क्यों बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन में बात करें कि पहले केस में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर से मैं बात वही कर रहा हूं कि पहले केस में ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया तो खुद का ट्रेन का जो स्पीड होगा वही स्पीड होगा। दूसरे केस में उसने पोल को क्रॉस किया तो फिर से ट्रेन का ही स्पीड होगा, सेम स्पीड की बात की जा रही है। तो लॉजिक यही मैं यूज कर रहा हूं और यही यूज कर रहा हूं, लेकिन आपको डायरेक्टली इस तरह से लिख करके नहीं दिखा रहा हूं, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले केस में ट्रेन ने क्रॉस किया, किसको क्रॉस किया, पहले केस में ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया तो अपनी लेंथ चली प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, जो कि प्लेटफॉर्म की लेंथ 448। तो इतना लेंथ चलने के लिए ट्रेन ने कितना समय लिया था, तो क्वेश्चन में बोला गया 43 सेकेंड लिया। ट्रेन अपनी लेंथ प्लस 448 मीटर, इतना लेंथ टोटल चली 43 सेकेंड में। दूसरे केस में बोला गया ट्रेन ने क्रॉस किया टेलीग्राफ पोस्ट को, और अगर ट्रेन टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करेगी तो टेलीग्राफ पोस्ट का लेंथ हमेशा, पोस्ट मतलब पोल की बात कर रहे हैं, तो वो लेंथ 0 माना जाएगा। यानी ट्रेन ने क्रॉस किया पोल को तो अपनी लेंथ चली प्लस 0, और कितना समय लिया, तो क्वेश्चन में बोला गया है 27 सेकेंड लिया। तो फिर से मैं बात कर रहा हूं इसका, क्योंकि सेम स्पीड है तो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगा उसी के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो मैं डायरेक्टली चेक करता हूं कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस और कितना एक्स्ट्रा टाइम, तो माइनस करता हूं। तो अगर यहां पर देखें माइनस करने पर आ रहा है कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलना पड़ा, टी कैंसिल, तो 448 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है। और कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है इतना मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए, तो माइनस किया तो 16 सेकेंड। यानी हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, तो मैं लिख सकता हूं 448 डिवाइडेड बाई 16, और ये आपका आ जाएगा 16 से डिवाइड करने पर 28 मीटर, 28 मीटर। अगर 16 से डिवाइड किया 28 मीटर आ गया तो मैं कह सकता हूं 1 सेकेंड में 28 मीटर, तो स्पीड आ गई 28 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रेन का स्पीड आ गया। और ट्रेन 27 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो खुद की लेंथ प्लस उस पोल की लेंथ, यानी खुद की लेंथ 27 सेकेंड में क्रॉस करती है। तो 28 की स्पीड से अगर वो चलेगी और 27 सेकेंड तक चलेगी, 28 की स्पीड से 27 सेकेंड तक चलती है तो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करती है। तो 27 इंटू 28 जो आपका रिजल्ट आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पर वो आपका आ रहा है अगर मल्टीप्लाई करें तो 756 मीटर। अगर आप देखें शायद यहीं आ रहा है 810 माइनस 54
ओके ठीक है। ये आपका आ जाएगा ट्रेन का लेंथ 756 मीटर और ट्रेन का स्पीड 28 मीटर पर सेकेंड। ये मैं फायदा इसी पार्ट का उठा रहा हूं, इसी वजह से ये बनता है और इसका फायदा मैं यहां पर उठा रहा हूं, और आपको भी ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए कि कैसे क्या कब कैसे फायदा उठाया जा सकता है। तो चलिए हम आगे एक और क्वेश्चन इस तरीके का है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पर। A train takes 43 seconds to cross a platform which is 448 meter long, but it takes 27 seconds to cross a telegraph post. Find the length of the train and its speed. वैसे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में कि अगर हमें स्पीड केवल निकालना होता तो दोनों केस में ट्रेन का लेंथ है, सॉरी ये तो क्वेश्चन सेम हो गया, ये तो क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सेम टू सेम था। इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, ए ट्रेन टेक्स 18 सेकेंड टू पास ए प्लेटफॉर्म विच इज 192 मीटर लॉन्ग and but it takes 15 seconds to cross another platform which is 150 meter long. Find the length of the train and its speed. अब अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो बात तो फिर से वही की जा रही है कि ट्रेन ने पहले एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया जिसका लेंथ 192 मीटर था, 18 सेकेंड लगा। ट्रेन ने दूसरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया जिसका लेंथ था 150 मीटर और 15 सेकेंड लगा। तो दोनों केस में ट्रेन का ही स्पीड आएगा, दोनों केस में प्लेटफॉर्म में कोई स्पीड नहीं है, तो दोनों केस में ट्रेन का स्पीड है यानी सेम स्पीड। तो हम डायरेक्टली इससे आप इसका यूज करते हुए मैं डायरेक्टली आंसर निकाल सकता हूं। आप देखिए दोनों केस में ट्रेन का लेंथ तो चलना ही पड़ा। अगर हम बात करें यहां पर कि ट्रेन पहले केस में दूसरे केस से कितना अधिक चली है तो 150 एंड 192 42 मीटर, कितना एक्स्ट्रा टाइम लगा है 15 और 18 3, तो 42/3 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। जो मैंने अभी स्पीड में बोला वो अब अप्लाई करके दिखा रहा हूं, जो तरीका है। तरीके से अगर बात करें तो क्वेश्चन बोला गया ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया था तो ट्रेन को अपना लेंथ चलना पड़ा प्लस उस प्लेटफॉर्म का लेंथ जिसको क्रॉस कर रही है उसका लेंथ है 192। तो ट्रेन अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ इतना डिस्टेंस कवर किया था और कितना समय लगा था, तो क्वेश्चन में बोला गया 18 सेकेंड टाइम लगा था। दूसरा केस है कि ट्रेन ने दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस किया, दूसरा मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट का यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन ने अगर दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस किया, दूसरा ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन को खुद की लेंथ चलना पड़ा प्लस उस प्लेटफॉर्म का लेंथ जिसको क्रॉस कर रही है उसका लेंथ 150। तो ट्रेन का लेंथ प्लस 150 और इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए ट्रेन को कितना समय लगा है 15 सेकंड। मैं लॉजिक वही यूज कर रहा हूं इसलिए मैं बार बार पूरा डिटेल नहीं जाऊंगा। तो आप डायरेक्टली यहां पर देख सकते हैं कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलना पड़ा, माइनस करके देखा तो 42 मीटर जो मैं बोल रहा था डायरेक्टली, थोड़ी स्पीड ज्यादा थी मेरी उस टाइम, तो यहां पर एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलना पड़ा। पहले केस में दूसरे केस के कंपेयर में 42 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा और पहले केस में दूसरे केस के कंपेयर में कितना अधिक समय लगा, तो माइनस करके हमने देखा तो माइनस करने पर आ रहा है 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड में अगर 42 मीटर चलना पड़ा तो 1 सेकेंड में कितना आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली यहां 3 से इसको डिवाइड करें ला करके तो 1 सेकेंड में आ जाएगा 3 से डिवाइड करने पर 14 मीटर। तो हम कह सकते हैं स्पीड है 14 मीटर पर सेकेंड, स्पीड आ गई ट्रेन की 14 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया ट्रेन का स्पीड 14 मीटर पर सेकेंड। सेम पैटर्न में फॉलो कर रहा हूं, सेम तरीका अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं पूरा डिटेल से 3 क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन में मैंने डिटेल बता दिया, तो बार बार उसको बताना टाइम वेस्ट करना होगा। तो इसलिए आप इस चीज को अगर समझने में नहीं आया तो शुरू में चले जाना फर्स्ट क्वेश्चन पर, इस टाइप के आपको पूरी चीजें आपको कंफर्म हो जाएंगे। तो यहां से आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। अब 14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 18 सेकेंड चलाएं या 15 वो आपको देखना होगा, जिससे आसान हो कैलकुलेशन वही हम करेंगे। तो हमें 18 की जगह 15 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा बेहतर लग रहा है कि 15 सेकेंड में अगर वो 14 की स्पीड से चलेगा तो 15 इंटू 14, अगर 14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 15 सेकेंड चलता है तो कितना चलता है ट्रेन प्लस 150, और ये कितना आ रहा है तो यहां पर मल्टीप्लाई किया 210 आ रहा है, जो कि ट्रेन का लेंथ प्लस 150 मीटर प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों मिला करके 210 है। तो ट्रेन का लेंथ अगर निकालना होगा तो ये जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है इसमें ले जाकर के माइनस करेंगे, यानी ट्रेन का लेंथ अगर हम यहां से निकालें तो 210 माइनस 150 जो कि आ जाएगा 60 मीटर, और ये जो 60 मीटर आया यही है आपका ट्रेन का लेंथ। तो ट्रेन का लेंथ हम बता सकते हैं कि ट्रेन का लेंथ होगा 60 मीटर और ट्रेन का स्पीड होगा 14 मीटर पर सेकेंड। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये आपका इस तरीके का क्वेश्चन था। अगले पैटर्न पे चलते हैं। अगला पैटर्न इस तरीके का है, तो मैं इस क्वेश्चन को भी 2 तरीके से बताऊंगा। 2 तरीके का मतलब है, एक तो मैं बताऊंगा बेसिक एक्स मान करके, दूसरा मैं बताऊंगा आपको रेशियो का कैसे यूज इसमें करना है।
तो चलिए पहले क्वेश्चन में तो मैं दोनों तरीका बताऊंगा, उसके बाद मैं सिर्फ रेशियो फॉलो करने की बात करूंगा। जैसे अगर हम यहां पर बात करें तो थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन, सेम स्पीड नहीं है, सेम स्पीड की जगह हो सकता है सेम टाइम हो सकता है सेम डिस्टेंस हो, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्वेश्चन बोला गया है, आप क्वेश्चन पढ़िए, ए ट्रेन ओवरटेक टू पर्सन हु आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन in which the train is going at the speed of 2 km per hour and 4 km per hour and passes them completely in 9 seconds and 10 seconds respectively. Find the length of the train and its speed. ये आपका क्वेश्चन है, ट्रेन का लेंथ भी बताना है और ट्रेन का स्पीड भी बताना है। तो बोला गया कि एक ट्रेन जो क्रॉस कर रही है, किसको क्रॉस कर रही है? दो आदमी को क्रॉस कर रही है। एक ट्रेन दो आदमियों को क्रॉस कर रही है और दोनों आदमी जिस डायरेक्शन में जाना है उसी डायरेक्शन में ट्रेन चल करके क्रॉस कर रही है। मतलब अगर दोनों आदमी इधर की तरफ जा रहे हैं तो ट्रेन पीछे से आके उनको क्रॉस कर रही है। तो अब अगर एक आदमी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, दूसरा आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, तो ट्रेन अगर पहले वाले आदमी को क्रॉस करेगी तो आदमी की स्पीड और ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस होगा रिलेटिव स्पीड। और दूसरे वाले केस में अगर देखें तो दूसरे वाले केस में होगा ट्रेन का स्पीड और आदमी का स्पीड पहले वाले आदमी की स्पीड से अलग है। तो हमें पहले तो ये कंफर्म होना जाना चाहिए कि रिलेटिव स्पीड क्या आएगा। ट्रेन का स्पीड सेम डायरेक्शन है तो ट्रेन का स्पीड पहले वाले आदमी को क्रॉस करे जिसका स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन का स्पीड और जो 2 किलोमीटर पर आवर से उन दोनों स्पीड का डिफरेंस सेम डायरेक्शन में, तो यानी ट्रेन का स्पीड -2। और दूसरे केस में क्या रिलेटिव स्पीड आएगा? ट्रेन का स्पीड -4, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है दोनों केस में, तो ट्रेन का स्पीड -4। मतलब दोनों केस में जो रिलेटिव स्पीड होगा वो रिलेटिव स्पीड सेम नहीं होगा, रिलेटिव स्पीड अलग अलग आएगा। तो स्पीड तो सेम नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट टाइम तो पहले ही बता दिया गया कि 9 सेकेंड एंड 10 सेकेंड लगता है, मतलब दोनों केस में टाइम भी सेम नहीं होगा। दोनों केस में क्या सेम हो सकता है? डिस्टेंस। वो अगर आप देखो तो यहां पर बोला गया है ट्रेन ने क्रॉस किया, दैट मीन्स ट्रेन अगर क्रॉस करेगी तो कितना लेंथ चलना पड़ेगा? अपनी लेंथ प्लस किसको क्रॉस किया था पहले केस में? आदमी को, यानी आदमी की लेंथ 0। तो जो रिलेटिव स्पीड होगी उस रिलेटिव स्पीड से ट्रेन खुद की लेंथ चलेगी, आदमी की लेंथ 0। अब वही ट्रेन दूसरे आदमी को क्रॉस करे तो अगर ट्रेन दूसरे आदमी को क्रॉस करे तो ट्रेन का खुद का लेंथ प्लस उस आदमी का लेंथ जिसको वो ट्रेन क्रॉस करे। अब अगर वो आदमी ही है तो हम तो यही कहेंगे कि अगर वो भी आदमी है तो उसकी भी लेंथ क्या मानी जाएगी? 0। दैट मीन्स ट्रेन को दूसरे केस में भी अपनी लेंथ ही चलना पड़ रहा है रिलेटिव स्पीड से। तो हम यहां पर ये देख रहे हैं कि दोनों केस में ट्रेन को रिलेटिव स्पीड से, दोनों केस में ट्रेन को रिलेटिव स्पीड से खुद की लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है कंप्लीटली क्रॉस करने में। तो अब हम कह सकते हैं कि दोनों केस में ट्रेन को रिलेटिव स्पीड से कंप्लीटली क्रॉस करने में खुद की लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। तो मैं इक्वेशन की बात करूं तो यहां पर मैं कहूंगा कि दोनों केस में ट्रेन को रिलेटिव स्पीड से कंप्लीटली क्रॉस करने में सेम डिस्टेंस चलना पड़ा, तो दोनों केस में डिस्टेंस निकाल के मैं इक्वेट कर दूंगा। जैसे अगर मैं यहां पर देखूं तो ट्रेन का जो ट्रेन का जो स्पीड है, दोनों केस में डिस्टेंस सेम है, ट्रेन का लेंथ है, तो ट्रेन का लेंथ ना मान करके मैं ट्रेन के लेंथ को इक्वेट करूंगा। तो ट्रेन का स्पीड मैंने मान लिया कि ट्रेन का जो स्पीड है, ट्रेन का स्पीड था x किलोमीटर पर आवर। ये पॉइंट ध्यान रखना, आपने स्पीड माना है x किलोमीटर पर आवर। इसमें मैंने क्लास में देखा है जब पढ़ाते वक्त कि बहुत सारे लोगों को डाउट हो जाता है कि ये x माना था किलोमीटर पर आवर्स में, बीच में मल्टीप्लाई होगा 5/18 और वो 5/18 जब मल्टीप्लाई हुआ तो मीटर पर सेकेंड में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ। तो वो पॉइंट आप ध्यान रखना। अगर आपको कुछ डाउट्स होता है इस पॉइंट को जो मैं बता रहा हूं कि क्यों नहीं हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है, तो वो मैं डिस्कस कर लूंगा कभी भी आगे आने वाली वीडियो में। तो अगर आप देखो कि ट्रेन की स्पीड अगर मानते हैं कि x किलोमीटर पर आवर है, वो अगर आदमी को क्रॉस कर रही है, अगर वो आदमी को क्रॉस करेगी तो हमें पता है कि वो आदमी को क्रॉस करेगी तो खुद का लेंथ ही डिस्टेंस जो खुद का होगा, जो खुद का लेंथ होगा उतना ही कवर करना पड़ेगा उस ट्रेन को, लेकिन रिलेटिव स्पीड से उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो अगर ट्रेन क्रॉस करे पहले वाले आदमी को तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? x - 2 किलोमीटर पर आवर्स, ये भी किलोमीटर पर आवर्स, x - 2 ये किलोमीटर पर आवर्स में इंटू 5/18। में बार बार पिछली क्लास में भी बोल रहा था कि रिलेटिव स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में है और अगर हमें टाइम जो दिया गया है वो सेकेंड में दिया गया है तो रिलेटिव स्पीड को पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिलेटिव स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। ये आ गया आपका स्पीड
और इस स्पीड से उसने आदमी को क्रॉस किया था कितने सेकंड में, 9 सेकंड में। तो 9 सेकंड में इस रिलेटिव स्पीड से वो खुद की डिस्टेंस कवर की, खुद की लेंथ कवर की। दूसरे केस में भी अगर वो आदमी को क्रॉस करी तो दूसरे केस में भी वो रिलेटिव स्पीड से खुद की डिस्टेंस कवर करेगी। रिलेटिव स्पीड अलग आ रहेगा, रिलेटिव स्पीड अलग आ रहा है और इसीलिए टाइम आपका अलग दिया गया है। तो रिलेटिव स्पीड दूसरे केस में क्या होगी, x माइनस दूसरे वाले आदमी की स्पीड है 4, डायरेक्शन सेम है इसलिए डिफरेंस इंटू 5/18, क्योंकि टाइम सेकंड में दिया गया है जो कि दिया गया है 10 सेकंड। ये आपका आ गया, दोनों केस में ट्रेन का लेंथ इक्वल होगा, मैंने इक्वेट किया। और यहां से अगर देखें तो 5/18 अगर कैंसिल कर लें, अब ये मत कहना कि 5/18 कैंसिल ही करना था तो क्यों लिखा, क्योंकि अगर अभी लेंथ की बात की जाएगी अगर 5/18 नहीं लिखे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये किलोमीटर पर आवर से और ये सेकेंड में मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो आपका यहाँ किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम आवर्स में होना चाहिए ना कि सेकेंड में। तो अब अगर आप यहां पर देखें तो मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 9x माइनस 18 इजिकल टू 10x माइनस 40। दैट मीन्स अगर मैं x को इधर ले जाता हूं तो मेरा यहां पर जो रिजल्ट आएगा 9x जाएगा उधर माइनस होगा तो हम कहेंगे x बचेगा, और 40 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, -40 प्लस 40 माइनस 18, तो प्लस 40 करेंगे, -18 है, अगर इसमें प्लस 40 करते हैं, दिखाई दे रहा होगा तो देख लेना, समझ लेना, सुनना ही तो दे रही रहा है। अगर ये आएगा इधर तो प्लस 40 होगा, प्लस 40 होगा तो ये आपका आ जाएगा 22। अब आपसे बात की जाए कि ये किलोमीटर पर आवर से या मीटर पर सेकेंड, तो आपका आंसर है ये जो आ रहा है 22 किलोमीटर पर आवर्स। प्रॉब्लम यहां पर होती है, एक बार मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आपसे बोला गया है स्पीड आपने x किलोमीटर पर आवर्स में माना है, अगर इस वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। अगर मुझे स्पीड मीटर पर सेकंड में चाहिए तो ये जो होगा वो x आपने किलोमीटर पर आवर्स माना है, मल्टीप्लाई किया 5/18 से, तो आपको लिखना पड़ेगा x इंटू 5/18। ये आपका जब मल्टीप्लाई होकर के जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, और जब ये आएगा रिजल्ट x इंटू 5/18, ये अब आपका मीटर पर सेकेंड में होगा। यानी जब आप रिजल्ट निकालोगे तो x इंटू 5/18 की जो वैल्यू आएगी वो मीटर पर सेकेंड में होगी, न कि x आपका मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ 5/18 दिखाया है कि मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लेकिन आपने x को 5/18 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट किया नहीं है, इसलिए आपका 5/18 लिख दिया है, लेकिन आपका जो x है वो किलोमीटर पर आवर्स में ही आएगा। अगर आपको डाउट्स है तो मैंने बोला है वही काम करिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगर आपके डाउट्स होंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव क्यों करें, ये तो मैंने एक बेसिक तरीका बताया। दूसरा पॉइंट इस क्वेश्चन को करने का, दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का, इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या होगा उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। यहां पर बोला गया है सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। अब सेम डिस्टेंस के केस में ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान कर देंगे, इसलिए इस छोटे पॉइंट को यहां छोटे क्वेश्चंस में कैसे यूज हो रहा है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर सेम डिस्टेंस की बात की जाए तो आपका जो रेशियो होता है, किसका किसका रेशियो, अगर डिस्टेंस सेम हो गई तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस अगर सेम हो गया तो स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होता है, मैं अब उसकी बात कर रहा हूं। तो मैं कहूं कि टाइम का रेशियो और स्पीड का रेशियो क्या रिलेशन है, तो यहां पर टाइम का रेशियो और स्पीड का जो रेशियो है अगर मुझे वो फाइंड करना है तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं कि क्या कंडीशन है। अगर डिस्टेंस सेम है, मतलब डिस्टेंस डी ही मान लेते हैं, डिस्टेंस डी ही है। अगर डिस्टेंस डी है, मैंने माना पहले टाइम जो लग रहा था वो टाइम लग रहा था x आवर्स, मैं आवर्स में मान रहा हूं, अगर ये आवर्स में मानेंगे तो दूसरा भी टाइम आवर्स में मानेंगे। पहले अगर x आवर्स टाइम लग रहा था तो स्पीड क्या थी, स्पीड हमें नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डिस्टेंस d है, कितना चलना पड़ेगा। यहां पर अगर हम बात करें कि कितना स्पीड होगी, अगर मैं कहता हूं x आवर्स चलते हैं, d डिस्टेंस कवर करना है तो स्पीड क्या आएगी, तो मैं कहूंगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपका गया स्पीड। और वहीं बात करें दूसरा, मैंने टाइम लिया अब की बार y आवर्स, अब की बार मैंने टाइम जो लिया वो y आवर्स लिया। अगर मैं y आवर्स टाइम लेता हूं, स्पीड क्या होगी और डिस्टेंस सेम है d, यानी अब जो स्पीड आएगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ये आपका आएगा d बाई y।
अगर टाइम का रेशियो x/y है तो सेम डिस्टेंस केस में जो स्पीड का रेशियो आ रहा है d/x/d/y, अगर हम इसको कैंसिल करें तो हम लिख सकते हैं d से d कैंसिल हो गया, यानी 1/x/1/y। ये आपका आ गया 1/x/1/y, यानी 1/x/1/y आ रहा है। तो मेन आपका ध्यान रखना कि ये जो आपका टाइम का जो रेशियो होता है, जो स्पीड का रेशियो होता है, वो टाइम के रेशियो का इनवर्स होता है। इनवर्स मतलब 1/x एंड 1/y। अच्छा, अगर मैं इसको देखूं कि डायरेक्टली अगर इसमें देखूं तो अब अगर इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया कितना xy, x से डिवाइड किया कितना आ गया y, और y से डिवाइड किया कितना आ गया x। ऊपर 1 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्स वाई अगर पूरे के नीचे है, यानी एक्स वाई वाई के भी नीचे आएगा, एक्स वाई एक्स के भी नीचे आएगा। जब दोनों के नीचे आएगा तो दोनों के नीचे रेशियो के पार्ट पर सेम वैल्यू होगी तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर रफ करके लिख रहा हूँ, मतलब रफ करके लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या कंडीशन बनी ये आप लिख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि टाइम का रेशियो अगर x/y है तो स्पीड का रेशियो आपका आएगा y/x। अगर मैंने ये जल्दी रफ कर दिया होगा तो आप देख सकते हैं पीछे वीडियो को रोक करके कि मैंने क्या समझाया, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो टाइम का रेशियो अगर x/y होगा, सेम डिस्टेंस के केस में अगर टाइम का रेशियो x/y है तो स्पीड का रेशियो आपका होता है y/x। मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज इस क्वेश्चन में कर रहा हूं। अब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन में यूज करूं तो बोला गया है एक ट्रेन ने ओवरटेक किया था आदमी को। अच्छा, ट्रेन ने ओवरटेक किया आदमी को तो कितना समय लगा था, टाइम देखें। सेम डिस्टेंस है वो आप डिस्कस कर चुके हैं। पहले वाले आदमी को क्रॉस करेगी ट्रेन तो खुद की लेंथ चलना पड़ेगा, दूसरे वाले आदमी को क्रॉस करेगी ट्रेन तो भी खुद की लेंथ ही चलना पड़ेगा। दोनों केस में आदमी है तो उनकी लेंथ हमेशा 0 मानी जाएगी। तो दोनों केस में ट्रेन को खुद की लेंथ चलना पड़ेगा, यानी सेम डिस्टेंस की बात की जा रही है। और अगर सेम डिस्टेंस की बात की जा रही है तो मैं डायरेक्टली कहूंगा कि टाइम क्या लिया गया, एक केस में 9 सेकेंड लिया गया और एक केस में 10 सेकेंड लिया गया। यानी टाइम का जो रेशियो आया वो 9:10 आया। तो हम कह सकते हैं जो स्पीड का रेशियो आएगा वो स्पीड का रेशियो होगा वो इसका इनवर्स होगा। दैट मीन्स अगर x/y है तो y/x होगा। हम लिख सकते हैं यहां पर 10:9। अगर स्पीड मतलब अगर टाइम का रेशियो 9:10 है तो स्पीड का रेशियो 10:9 होगा। क्यों? क्योंकि सेम डिस्टेंस दोनों केस में कवर किया गया। अब आपसे अगर पूछा जाए कि आप बताइए स्पीड का रेशियो 10:9 है तो स्पीड के रेशियो के अकॉर्डिंग दोनों के जो स्पीड है, स्पीड के रेशियो के अकॉर्डिंग जो दोनों की स्पीड में स्पीड है रेशियो के अकॉर्डिंग उसमें अंतर कितने का है 1। और अगर हम बात करें कि दोनों केस में जो स्पीड का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा एक्चुअल में, तो ट्रेन का स्पीड अगर आपने माना है, एक केस में अगर ट्रेन का स्पीड x माना है, अगर मान लेते हैं ट्रेन का स्पीड ts है, उसमें से 4 माइनस किया है, पहले केस में कितना है 2 माइनस किया है। तो पहले केस में ट्रेन का स्पीड जो होगा और जो आदमी का स्पीड होगा उससे रिलेटिव स्पीड बनेगा ट्रेन स्पीड -2 और दूसरे केस में बनेगा ट्रेन स्पीड -4। तो जब अंतर अगर निकालेंगे इन दोनों का अंतर जो होगा वो ट्रेन की स्पीड से ये 2 कम है और ट्रेन की स्पीड से ये 4 कम है। अगर ट्रेन की स्पीड से ये 2 कम है, ट्रेन की स्पीड से 4 कम है, यानी अगर देखें अंतर तो कितना आएगा, तो माइनस भी कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस तो 2 आएगा। लेकिन ये अंडरस्टूड है, छोटा सा पॉइंट है कि ये ट्रेन की स्पीड से 2 कम है और ये ट्रेन की स्पीड से 4 कम है, तो जो अंतर आएगा वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे का होगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये डायरेक्टली आप बता सकते हो कि दोनों की स्पीड में जो डिफरेंस होगा, रिलेटिव स्पीड में जो डिफरेंस होगा वो 2 किलोमीटर पर आवर्स होगा। दोनों केस में जो रिलेटिव स्पीड होगा दोनों केस में वो आपका रिलेटिव स्पीड होगा, उनका डिफरेंस जो होगा वो 2 किलोमीटर पर आवर्स होगा और रेशियो के अकॉर्डिंग 1 है, यानी 1 = 2 किलोमीटर पर आवर्स। तो पहले केस में रिलेटिव स्पीड क्या आ गई 2 × 10 20। पहले केस में रिलेटिव स्पीड क्या आ गई, बार बार मैं बोल रहा हूं ये रिलेटिव स्पीड है ts-2 ts-4। तो पहले केस में रिलेटिव स्पीड क्या आ गई 20 किलोमीटर पर आवर्स। ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर्स में है, 1 रेशियो की वैल्यू तो 10 रेशियो की वैल्यू भी इसके अकॉर्डिंग किलोमीटर पर आवर्स में ही होगी। तो ये 20 किलोमीटर पर आवर्स आ गया। अगर बोला जाता कि ट्रेन का लेंथ क्या है तो हम डायरेक्टली आंसर दे सकते थे, क्या दे सकते थे कि ट्रेन का लेंथ क्या है, तो डायरेक्टली ट्रेन का लेंथ हम निकाल सकते हैं अब यहां से कि ट्रेन का जो रिलेटिव स्पीड आ रहा है पहले वाले आदमी के साथ जो रिलेटिव स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर्स है। किलोमीटर पर आवर्स है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया
तो आप लिख सकते हैं ट्रेन का लेंथ बराबर स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो ये डायरेक्टली रिलेटिव स्पीड ही है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये रिलेटिव स्पीड है, ये कंफ्यूज मत होना। ये रिलेटिव स्पीड, ये जो टाइम लिया गया था वो रिलेटिव स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम लिया गया था, तो ये टाइम जो रेशियो है वो रिलेटिव स्पीड के अकॉर्डिंग है, तो जो स्पीड का रेशियो आएगा वो रिलेटिव स्पीड का आएगा। कौन सी रिलेटिव स्पीड, तो ये आपकी दोनों रिलेटिव स्पीड है। तो रिलेटिव स्पीड पहले वाले आदमी को क्रॉस करे तो 20 किलोमीटर पर आवर्स, और उस रिलेटिव स्पीड से आदमी को क्रॉस किया था 9 सेकेंड में, तो किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, इंटू 9 सेकेंड का मल्टीप्लाई किया, तो 9 से 2 एंड 2 से 10, यानी आप लिख सकते हैं 10 इंटू 5, 50 मीटर ट्रेन का लेंथ आ गया। आप चाहो तो इधर से भी कर सकते हो, इधर से करोगे तो 9 इंटू 2 आप लिख सकते हैं, इधर से करेंगे तो 9 इंटू 2 18 आपका आएगा, और फिर 18 इंटू 5/18 और इंटू कर देंगे आप कितना 10, रिजल्ट सेम आएगा, 18 कैंसिल, 10 इंटू 5 50 मीटर ट्रेन का लेंथ। तो अब जो मैं बताऊंगा अगले दो क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली इसी का यूज करूंगा, न कि मैं पूरा डिटेल से बात करूंगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को मतलब इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करने के बाद मैं आऊंगा इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में, तो मैं ये डायरेक्टली यूज करने वाला हूं, ना कि मैं बार बार उसी पॉइंट को जो XYZ मान के कर रहा हूं, तो उसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि वो बेहतर तरीका है तो पहले क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन में शुरू में डिस्कस किया था उस पे जाइए और आप चेक कर लीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मतलब क्लियरली पता चल जाएगा। अगर प्रॉब्लम हो, हमेशा क्या प्रॉब्लम होगी, हमेशा प्रॉब्लम ही थोड़ी होगी, आपको भी तो कुछ नॉलेज होगा, कुछ ज्ञान होगा, क्योंकि आप इस स्तर पे जा रहे हो, तो उम्मीद करता हूं कि आपके पास कुछ न कुछ नॉलेज है। अगर नहीं है तो थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप और अच्छा कर पाएंगे, मुझसे भी अच्छा कर सकते हैं आप। बस ये है कि आप अपनी तरफ से प्रयास करते रहिए, जो मैं बता रहा हूं उसमें जो भी कमियां होगी उसको और सुधारिए, ताकि आपका और अच्छा परफॉर्मेंस हो सके और आप सिलेक्ट हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसको पढ़िए, मैं भी साथ में पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन है, a train passes two person who are walking in the direction opposite to the train at 3 meter per second and 5 meter per second in 6 second and 5 second respectively. Find the length of the train and its speed. अब हिंदी में मैं बात करूं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का हिंदी में अगर समझा जाए कि कहा यह जा रहा है, एक ट्रेन जो है दो आदमियों को क्रॉस करी है और दोनों आदमी इस बार अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब एक आदमी इधर से आ रहा है, ट्रेन इधर से जा रही है, तो दूसरा आदमी भी इधर से ही आ रहा है, ट्रेन इधर से ही जा रही है। तो दोनों केस में दोनों आदमी जो है, मतलब दोनों केस में ट्रेन का स्पीड और आदमी का स्पीड क्या होगा, अपोजिट होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आएगा। तो आदमी आपका आ रहा है, ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, दूसरा आदमी भी उसी आदमी के साथ मतलब बगल से आ रहा है, पीछे आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन की बात करें कि एक ट्रेन जो पास करिए, दो आदमियों को क्रॉस करिए और दोनों आदमी अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, और वो किस स्पीड से आ रहे हैं, 3 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर स्पीड मीटर पर सेकेंड में दी गई है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना लेंथ निकालते वक्त। अब 3 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड, और कितने समय में क्रॉस किया, 6 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। तो बताइए कि ट्रेन की लेंथ क्या है और स्पीड क्या है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा इसको क्योंकि मीटर पर सेकेंड में है तो मैं फिर से इसको बेसिक से बता देता हूं, फिर ताकि अगले क्वेश्चन में मैं बेसिक पे नहीं जाऊंगा एक्स मान करके, उस तरीके से मैं रेशियो का यूज करूंगा। अगर आपको लगता है बेसिक बेहतर है तो बेसिक ही आप अप्लाई करना। जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन में ट्रेन का स्पीड क्या है, तो ट्रेन का स्पीड मैंने मान लिया, ट्रेन स्पीड इज इक्वल टू एक्स, किलोमीटर पर आवर्स नहीं माना मैंने, मीटर पर सेकेंड माना इस केस में, इसीलिए मैं फिर से बेसिक से बता रहा हूं। मीटर पर सेकेंड क्यों माना, क्योंकि आदमियों को स्पीड जो दी गई है वो मीटर पर सेकेंड में दी गई है, और अगर आदमियों की स्पीड मीटर पर सेकेंड में दी गई है तो हमें रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए फिर इसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, वो मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर पर सेकेंड है, तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं उन दोनों को ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। तो अब अगर ये जो ट्रेन है जिसकी स्पीड है x मीटर पर सेकेंड, अब थोड़ा सा स्पीड को कम करता हूं मैं समझाने के लिए। ट्रेन का स्पीड है अगर x मीटर पर सेकेंड, वो अपोजिट डायरेक्शन से 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहे आदमी को क्रॉस करिए, यानी खुद की लेंथ चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो वो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी x + 3। डायरेक्टली मैंने किया क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड है, वो मीटर पर सेकेंड है, तो ये x + 3 भी मीटर पर सेकेंड में आएगा। तो 5/18 मल्टीप्लाई नहीं करने की आवश्यकता है क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में है और टाइम सेकेंड में दिया गया है। तो x + 3 इंटू टाइम आपका दिया गया है 6 सेकेंड, तो ये आपका ट्रेन का लेंथ आ जाएगा, क्योंकि ट्रेन ने आदमी को क्रॉस किया, डायरेक्शन कोई भी हो, ट्रेन ने आदमी को क्रॉस किया है, तो ट्रेन का लेंथ प्लस उस आदमी का लेंथ, वो आपका ट्रेन का ही लेंथ होगा, आदमी की लेंथ 0। दूसरे केस में भी ट्रेन ने अगर आदमी को क्रॉस किया तो दूसरे केस में भी ट्रेन को खुद की लेंथ चलना पड़ा है, लेकिन रिलेटिव स्पीड क्या रही है,
x प्लस 5 इंटू 5/t नहीं करना है क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में है और टाइम सेकेंड में है और जो कि दिया गया है 5 सेकेंड। तो अब अगर यहां से देखेंगे मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 इंटू 3 18 इजिकल टू 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू 5 25। और अगर मैं इसको आगे और कैलकुलेट करूं तो 5x को अगर मैं इधर लाता हूं 6x से माइनस होगा तो x इजिकल टू 25 इधर है, 18 जब उधर जाएगा तो प्लस है इधर तो उधर जाएगा माइनस होगा तो आ जाएगा 7। और 7 क्या आएगा, आपने मीटर पर सेकेंड में माना है तो ये 7 मीटर पर सेकेंड उस ट्रेन का स्पीड आ गया। अब अगर मुझे बोला जाए कि ट्रेन का लेंथ क्या होगा, तो चाहे आप इसमें आप x की वैल्यू रख लो या आप इसमें रख लो x की वैल्यू, डायरेक्टली ट्रेन का लेंथ आ जाएगा। मैं अगर इधर रखूं तो अगर देखते हैं तो x की वैल्यू है यहां पर 7, तो 7 प्लस 3 10 मीटर पर सेकेंड है, टाइम सेकेंड में इंटू 6 इजिकल टू 60 मीटर ट्रेन का लेंथ आ गया। तो ये आपका है कि इस क्वेश्चन में कि 5/10 करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो डायरेक्टली ट्रेन का लेंथ मतलब इक्वेशन बना करके मैंने निकाल दिया 5/10 बिना अप्लाई किए। अप्लाई भी नहीं करना था, क्यों नहीं करना था, क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकेंड में थी और टाइम सेकेंड में था। और मैंने स्पीड को इस बार मीटर पर सेकेंड में क्यों माना, क्योंकि दोनों की स्पीड जो दी गई आदमियों की वो मीटर पर सेकेंड में है, ताकि हमें डायरेक्टली प्लस माइनस करें, ये ना कि किलोमीटर पर आवर्स में माना तो 5/10 करके फ्रैक्शन बनाना पड़े। तो फ्रैक्शन नहीं बनाना है, हमें किलोमीटर पर आवर्स में मानना है या मीटर पर सेकेंड में मानना है, वो आपको क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन से पता चल जाएगा। यहां पर मीटर पर सेकेंड में दोनों की स्पीड दी गई थी, इसलिए मैंने ट्रेन का स्पीड जो माना है वो मीटर पर सेकेंड में माना है। तो ये पॉइंट क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन में मैं बात करूंगा नहीं कि वो x वाला केस मान लूं, बट इस क्वेश्चन को भी तो उस तरीके से करें रेशियो से। अगर मैं रेशियो से करता हूं, आप बताइए अगर मैं रेशियो से करूं तो पहले केस में जो ट्रेन की स्पीड होगी, पहले केस में जो ट्रेन की स्पीड होगी वो क्या होगी, ट्रेन स्पीड प्लस 3 रिलेटिव स्पीड। आदमी को क्रॉस करिए तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ट्रेन स्पीड प्लस 3, और दूसरे आदमी को क्रॉस कर रही है तो क्या रिलेटिव स्पीड होगी, ट्रेन स्पीड प्लस 5। वैसे अगर मैं बात करूं कि स्पीड में क्या अंतर आएगा तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं, यहां पर प्लस है ना तो बड़ा आसानी होती है प्लस में, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं ट्रेन का स्पीड प्लस 3 है, ट्रेन का स्पीड प्लस 5 है, यानी अंतर जो आएगा वो आएगा 2 मीटर पर सेकेंड का। तो चलिए अब अगर स्टार्ट करें रेशियो का पार्ट, रेशियो का पार्ट स्टार्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ट्रेन ने पहले वाले आदमी को क्रॉस किया था 6 सेकेंड में, दूसरे आदमी को क्रॉस किया था 5 सेकेंड में। तो जो टाइम लिया गया वो आपका आ गया टाइम का रेशियो 6:5। मैं ये अप्लाई कैसे कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि दोनों केस में डिस्टेंस सेम कवर करना पड़ेगा, क्योंकि पहले केस में भी ट्रेन ने किसको क्रॉस किया था, आदमी को क्रॉस किया था, और दूसरे केस में भी ट्रेन ने किसको क्रॉस किया था, आदमी को क्रॉस किया था। तो पहले केस में ट्रेन को खुद की लेंथ प्लस मैन की लेंथ 0, मतलब ट्रेन की खुद की लेंथ। दूसरे केस में भी ट्रेन की लेंथ प्लस मैन को क्रॉस किया, मैन की लेंथ 0, यानी ट्रेन की खुद की लेंथ। तो दोनों केस में ट्रेन का खुद का लेंथ है, इसलिए हम कह सकते हैं सेम डिस्टेंस है। तो जो टाइम का रेशियो होगा, और ये टाइम कौन सा है, वो रिलेटिव स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम है। तो जो टाइम का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो जस्ट उसका इनवर्स, यानी क्या आएगा 5:6। अगर टाइम लिया जाता है 6:5 से 6:5 के रेशियो में, तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका इनवर्स होगा 1/6:1/5। तो वो आपका रिवर्स दिखता है लेकिन होता इनवर्स है, तो आपका आ जाएगा 5:6। अब 5:6 आ गया, तो अब आप देखो कि स्पीड के रेशियो के अकॉर्डिंग दोनों स्पीड में डिफरेंस कितना है, 1 रेशियो का। और यहां पर देखें तो मैंने कहा कि ट्रेन स्पीड प्लस 3, ट्रेन स्पीड प्लस 5, तो डिफरेंस अगर फाइंड करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस है। यानी यहां से अगर देखें तो आपको मैं फिर से बताना चाहता हूं कि ये जो टाइम लगा था वो रिलेटिव स्पीड से लगा था, तो ये टाइम का जो रेशियो आ रहा है उसका उल्टा करेंगे तो वो रिलेटिव स्पीड का रेशियो आएगा, यानी इनका रेशियो आएगा, इनका रेशियो आएगा। तो अगर हम देखें कि यहां पर रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, पहले केस में तो पहले आदमी को क्रॉस कर रही थी तो उसका रिलेटिव स्पीड था 5:1:2 मीटर पर सेकेंड, तो 5:10 मीटर पर सेकेंड। पहले केस में जो ट्रेन का रिलेटिव स्पीड आ रहा है आदमी के साथ वो आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, और इस स्पीड से ट्रेन ने कितना समय लिया था क्रॉस करने में आदमी को, तो ये डायरेक्टली रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है मतलब ट्रेन स्पीड प्लस 3 डायरेक्टली आपका है। तो ट्रेन का स्पीड मीटर पर सेकेंड में, टाइम सेकेंड में, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया 60 मीटर चलना पड़ा था। 60 मीटर चलना पड़ा था, यानी 60 मीटर चलने का मतलब क्या हुआ कि अगर 60 मीटर चलना पड़ा तो हम कह सकते हैं ट्रेन का लेंथ आ गया 60 मीटर।
अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड आपका ट्रेन का अगर स्पीड बोला जाए तो अगर आप बताओ कि अगर ये ट्रेन स्पीड +5 इधर रखता हूं, ट्रेन स्पीड +5 अगर इन दोनों का वैल्यू मिला करके आ रहा है 10, यानी अगर मुझे ट्रेन का स्पीड निकालना हो, सॉरी मैं गलत लिख दिया, इधर नहीं है, ट्रेन का स्पीड और प्लस मैन का स्पीड, जो रिलेटिव स्पीड है वो आपका डायरेक्टली यहां पर आ रहा है 10। अगर मैं 10 रखता हूं तो ट्रेन स्पीड यहां से आ जाएगा 3, इधर माइनस करिए 7, ये ट्रेन का स्पीड आ गया। अगर मुझे यहां पर निकालना होता तो मैं यहां पर भी निकाल सकता हूं, यहां से निकालना पड़ता तो 1:2 मीटर पर सेकेंड है तो 6 रेशियो हो जाएगा, 6 × 2 12 मीटर पर सेकेंड, तो यहां से ट्रेन स्पीड भी आ जाता 12 - 5 = 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका दोनों तरीके से निकाला जा सकता है, बेसिक तरीका भी है, अगर आपको बेसिक बेहतर लगता है तो बेसिक करिए, बट ये मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें जब इसका यूज करना पड़े तो आप कंफ्यूज मत होना। थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन दिखते हैं बट होते नहीं है, अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो वहां पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करेंगे और एक आपके लिए होगा कि आप उसको एक बार ट्राई करना, आपको क्या समझ में आता है क्या नहीं आता है। आप इस वीडियो को देखो तो उसमें कमेंट कर सकते हो या अपना सॉल्यूशन दिखा सकते हो कि नहीं आपने क्या किया या क्या आंसर आ रहा है, आप वो आंसर उस कमेंट में मेंशन करना। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैं उसको वीडियो के जो लास्ट चैप्टर होगा, मतलब लास्ट पार्ट होगा, चैप्टर क्या, इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट होगा, लास्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद जो अंतिम मैं बनाऊंगा तो सबका कंबाइन करके फिर से वीडियो बनाऊंगा। जो जो प्रॉब्लम हुई है, जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने 2 मिस्टेक कर दी, मतलब 2 मिस्टेक क्या की थी, वो कैलकुलेशन के पार्ट पर थोड़ा सा मैंने 1-2 क्वेश्चंस में वो माइनस करने की वजह, मतलब माइनस जो किया था वो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, बाकी सारी चीजें सही है, उसमें गलत नहीं है। तो वो आपकी जो पिछली वीडियो में 2 कैलकुलेशन में मैंने मिस्टेक की थी वो भी आप मेंशन करिए इस वीडियो में कि क्या मिस्टेक की थी, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, वो आपको करना है, वो ज्यादा देर तक नहीं, थोड़ा देर दिखाऊंगा, बट आप उसका स्क्रीनशॉट लेना, उसको ट्राई करना किस तरीके से आप आंसर उसका दे सकते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में बात करें, मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्टली रेशियो का ही यूज करूंगा। तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़िए। क्वेश्चन ये है, ए ट्रेन ओवरटेक 2 पर्सन। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि आप भी पढ़िए, क्यों पढ़िए, क्योंकि आपको भी तो टाइम मिलना चाहिए, आप पढ़ सको, आप समझ सको। जो लोग थोड़े स्पीड कम है पढ़ने की समझने की, वो उनके लिए भी टाइम मिल सके, और जिनकी स्पीड अच्छी है वो तो डायरेक्टली आंसर तुरंत दे देंगे रेशियो का पार्ट यूज करके। तो क्वेश्चन है, ए ट्रेन ओवरटेक्स 2 पर्सन हु आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग एट द स्पीड ऑफ 3 km/h एंड 5 km/h and passes them completely in 10 seconds and 11 seconds respectively. Find the length of the train and its speed. तो इस केस में मैं बात करूंगा डायरेक्टली रेशियो का पार्ट यूज करूंगा। अब की बार मैं पूरा उस तरीके से नहीं बताऊंगा, तो डायरेक्टली देखिए, अगर आपको लगता है कि उस तरीके से करना चाहिए तो आप उसको करिए, एक बार नहीं समझ में आता तो हम डिस्कस करेंगे लास्ट क्लास में, आप बता देना कि कहां प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम बात करें टाइम, पहले तो स्पीड क्या होगी, पहले वाले आदमी को क्रॉस करे तो पहले वाले आदमी को क्रॉस करेंगे तो स्पीड जो होगी वो ट्रेन का स्पीड, क्योंकि डायरेक्शन इसमें क्या है, सेम डायरेक्शन, यानी यहां पर जो रिलेटिव स्पीड आएगा ट्रेन का स्पीड माइनस मैन का स्पीड, पहली वाली स्पीड होगी। दूसरे आदमी को क्रॉस करेगी तो वहां पर स्पीड होगा ट्रेन स्पीड माइनस उस आदमी का स्पीड, ये रिलेटिव स्पीड आएगी। तो पहले वाले आदमी को क्रॉस करते वक्त रिलेटिव स्पीड होगी ट्रेन स्पीड -3, दूसरे वाले आदमी को क्रॉस करते वक्त रिलेटिव स्पीड होगी ट्रेन स्पीड -5। अगर इस केस में x मानेंगे भी कि ट्रेन का स्पीड x क्या है, तो km/h और मीटर पर सेकंड में, तो इस केस में मैंने आपको बताया कि यहां पर km/h दोनों की स्पीड दी गई है, तो ट्रेन की स्पीड आप अगर मानना भी तो x km/h माना, न कि मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन सेम है इसलिए दोनों का रिलेटिव स्पीड माइनस करके मिला, बाकी सारे कॉन्सेप्ट आपको पहले डिस्कस हो चुके हैं। पहले वाले अगर हम यहां पर देखें कि ट्रेन ने पहले वाले आदमी को कितने समय में क्रॉस किया था, 10 सेकेंड, और दूसरे वाले आदमी को कितने समय में क्रॉस किया था, 11 सेकेंड। पहले आदमी को क्रॉस किया था 10 सेकेंड, दूसरे आदमी को क्रॉस किया था 11 सेकेंड। तो जो टाइम लग रहा है 10 सेकेंड एंड 11 सेकेंड, ये 10 सेकेंड और 11 सेकेंड ये कौन सी स्पीड के अकॉर्डिंग लग रहा है टाइम, तो ये रिलेटिव स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम लग रहा है। तो जो रिलेटिव स्पीड के अकॉर्डिंग अगर टाइम लग रहा है तो टाइम का रेशियो जो है उसका जब इनवर्स करेंगे तो जो रेशियो आएगा, सेम डिस्टेंस से बार बार डिस्कस हो चुका है कि जो टाइम का रेशियो होगा उसका इनवर्स करेंगे, जो स्पीड का रेशियो आएगा
वो स्पीड का रेशियो जो होगा वो रिलेटिव स्पीड का रेशियो होगा। रिलेटिव स्पीड का रेशियो क्यों होगा? क्योंकि ये जो टाइम लिया है वो रिलेटिव स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम का रेशियो है, तो जो स्पीड का रेशियो बनेगा वो रिलेटिव स्पीड का रेशियो होगा। अगर हम यहाँ डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आता है 1, स्पीड के रेशियो के अकॉर्डिंग दोनों स्पीड में डिफरेंस 1 रेशियो का आता है। अगर हम यहां से देखेंगे डिफरेंस आएगा, ट्रेन की स्पीड से 3 किलोमीटर पर आवर कम है, ट्रेन की स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर कम है। तो जब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये माइनस ये प्लस, तो आपको पता है कि माइनस होगा तो ये कैंसिल, और ये प्लस होगा तो +5 -3 ये आपका 2 आ जाएगा। थोड़ा बहुत आप समझ रहे हैं आप पॉइंट को, क्या मैं बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्पीड में रेशियो जो 1 रेशियो एक्चुअल में था 2 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर है, तो 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ 11 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 11 रेशियो की वैल्यू 1 रेशियो 2 किलोमीटर पर आवर, तो 11 रेशियो आपका आ जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर। ये रिलेटिव स्पीड आएगा, ध्यान रखना, ये रिलेटिव स्पीड आएगा पहले वाले आदमी को क्रॉस करते वक्त। इस रिलेटिव स्पीड से अगर उसने 10 सेकेंड में क्रॉस किया आदमी को, तो ट्रेन का अगर मुझे लेंथ निकालना है तो रिलेटिव स्पीड है 22 किलोमीटर पर आवर से 5/18 मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि टाइम सेकेंड में दिया गया है 10, तो ये आपका आ जाएगा 2 से 9 टाइम्स एंड 2 से 11 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 10 × 5 × 11 550/9। ये आपका जो आएगा वो ट्रेन का लेंथ हो जाएगा। ट्रेन का लेंथ हो जाएगा 550/9 मीटर। और अगर ट्रेन का स्पीड निकालना होगा तो ये जो रिलेटिव स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड ट्रेन स्पीड -3 का वैल्यू 22 है, तो हम कह सकते हैं ट्रेन का जो स्पीड होगा वो आ जाएगा -3, इधर आकर के जुड़ेगा 25, ये जो आपका आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर होगा। तो ये आज की क्लास का मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन, मैंने जो एक्सप्लेन मतलब आपको बताया, समझाया किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोचना है, किस तरीके से क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को यूज करना है या फिर एक्स मान के करना है, तो वो मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन यही था, बट लास्ट क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं, ये आपके लिए है। आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं देखता हूं कि आप में से कितने लोगों का आंसर इस क्वेश्चन का आंसर सही आता है, मैं चेक करूंगा। तो उसमें आप देखिए कि आप क्या कर पाते हो बिना ऑप्शन के, बिना मेरे बताए कि आप इसमें कहां तक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। तो ये आप एक बार इस क्वेश्चन को देखना, आपके लिए टाइम में दे रहा हूं 2-4 सेकंड, तो थोड़ा सा अगर देख लो, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, रोक लो वीडियो और आप समझ लो। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। अब वीडियो धीरे धीरे मतलब ऑल्टरनेट हो जाएंगी, अभी तो चल रही हैं, धीरे धीरे ऑल्टरनेट हो जाएंगे और पूरा चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। इसका ऐसा नहीं कुछ होगा कि नहीं ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, मैं पूरा एक एक स्टेप करके चैप्टर कंप्लीट करूंगा। यहाँ 100 से 150 क्वेश्चन कम से कम हो गए, हो सकता है ज्यादा हो जाए, 100 से ज्यादा ही क्वेश्चन करेंगे, 150 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपके हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो सके, कॉन्सेप्ट कवर हो सके। और जहां पर भी डाउट्स आता है वो मुझे अगर पता चलेगा तो मैं लास्ट क्लास जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो डाउट सेशन के तौर पर जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है या कुछ ऐसे क्वेश्चन मुझे जो मिलते हैं, अगर आपके थ्रू कहीं से प्रोवाइड किए जाते हैं, कहीं से मुझे मिलते हैं, जहां मैं पढ़ाता हूं वहां से मुझे मिलता है, तो मैं उस क्वेश्चन को भी यहां पर डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।